Hello students, how are you? Fine. Okay, today is our the third lecture, basic chapter number 3, lecture number 3, accounting terminologies. Okay, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेटस तक पढ़ाया था. डेटस का मतलब बताया था. डेटस मतलब क्या? जिससे पैसे लेना है वो पर्सन, वो आपका कौन है? डेटस. ओके, अब डेटस के अपोजिट आता है क्रेडिटर्स. सर क्रेडिटर्स क्या होता है? ओके, क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स मीन्स जिससे पैसा देना है वो पर्सन, मतलब जिसको पैसा देना है, आपको देना है. मेरी पटेल इंडस्ट्री से मुझे क्या करना है? पैसे देना है वो पर्सन. अब मुझे देना है उसको, मतलब पटेल इंडस्ट्री को पैसा देना है सामने वाले पार्टी को. तो सामने वाली पार्टी मेरे लिए क्या होगी? क्रेडिटर्स. क्यों देना है उसको पैसा? क्योंकि मैंने उससे कुछ परचेस किया होगा, कुछ गुड्स उससे मैंने परचेस किया होगा, तो मेरा कौन हो गया? वो क्रेडिटर्स हो गया. ओके, पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे गेटिंग गुड्स. ओके, क्यों पे करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने उससे कुछ गुड्स लिया होगा. गेटिंग गुड्स मतलब परचेस किया होगा या कुछ सर्विस ली होगी उससे ऑन क्रेडिट. वो भी कैसे? क्रेडिट के ऊपर. तो इज नोन एज अ क्रेडिटर्स. अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी, मतलब बिजनेस को पैसा देना है. क्रेडिटर एक ऐसा इंसान है जिसको पैसा देना होता है. किसको? बिजनेस को. अब यहाँ बिजनेस कौन है? मैं हूँ, मेरी कंपनी है. मैंने एग्जांपल के तौर पे मेरी कंपनी ली. ओके, मेरी कंपनी कौन सी? पटेल इंडस्ट्रीज. अब पटेल इंडस्ट्रीज को क्या करना है? पैसा देना है. किसको? ये पर्सन को. ओके, तो वो पर्सन मेरे लिए कौन हो गया? क्रेडिटर. क्यों पैसा देना है? क्योंकि उससे मैंने क्या किया? कुछ गुड्स खरीदे, कुछ गुड्स परचेस किए. ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? ओके, नेक्स्ट. अब एक्सप्लेनेशन में क्या आता है? अ बिजनेसमैन purchase of goods or either for cash or credit. When the goods are purchased on credit, he agree to make a payment after certain period, says 1 month. Okay, मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था, बिजनेस के अंदर 99.99% जो ट्रांजेक्शन होते हैं क्रेडिट पर ही होते हैं. कि कैश पर बहुत कम होते हैं. मैंने अगर कोई चीज़, जैसे मैं सेल करता हूँ क्रेडिट के ऊपर, तो जिस सेल करने के बाद जिससे मुझे पैसा लेना वो मेरा डेटर होता है. उसी तरह से मैं अगर कोई रॉ मटेरियल, मेरे गुड्स बनाने के लिए मैं रॉ मटेरियल परचेस करता हूँ कोई बंदे से, कोई कंपनी से, तो वो मेरे लिए, तो मैं भी क्या करूँगा? उससे क्रेडिट पे परचेस करूँगा ना. ओके, वेन द गुड्स आर परचेस ऑन क्रेडिट कि एग्री टू मेक अ पेमेंट. तो मैं क्या एग्री करता हूँ सामने वाली पार्टी को? क्या बोलता हूँ मैं? कुछ मंथ बाद, कुछ मंथ मतलब 1 महीना या 2 महीना या कुछ दिनों बाद क्या करूँगा? जो माल मैंने आपसे, गुड्स आपसे परचेस किया, आपको मैं उसका पैसा रिटर्न करूँगा विद इन 1 मंथ या 2 मंथ. ओके, तो दिस पीरियड ऑफ 1 मंथ इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ क्रेडिट एंड फॉर दिस ट्रांजेक्शन क्रेडिट परचेस. ओके, मतलब ये जो 1 महीना है, सपोज मेरी कंपनी है पटेल इंडस्ट्रीज. ओके, मैंने क्या किया? मेरा जो बिजनेस है वाटर बॉटल का, मैंने वाटर बॉटल बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल परचेस किया. वो एक पर्टिकुलर कंपनी से परचेस किया है. सपोज वो कंपनी का नाम है SMP. ओके, SMP कंपनी, SMP लिमिटेड. ओके, तो मैंने SMP लिमिटेड से क्या क्या कुछ रॉ मटेरियल परचेस किया. तो मैंने उनको कहा, SMP वाले को, मैंने कहा मतलब मेरी कंपनी ने कहा, उसने क्या कहा मेरी कंपनी ने, कि मैं आपसे क्या करती हूँ? कुछ रॉ मटेरियल परचेस करती हूँ. पटेल इंडस्ट्री कहती है किसको? SMP को. और उसका जो पैसा है मैं कब दूंगी आपको? 1 मंथ के बाद. ओके, तो ये जो दिस पीरियड ऑफ 1 मंथ है इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ क्रेडिट. याद रखो, क्रेडिट पे 1 मंथ का भी हो सकता है, 2 मंथ्स का भी हो सकता है, 2.5 मंथ का भी हो सकता है, 20 डेज का भी हो सकता है. विद इन 3 मंथ के अंदर, मैक्सिमम लिमिट 3 मंथ के अंदर ही रहती है. ओके, टिल द टाइम ही डजंट मेक द पेमेंट. अब सपोज कौन हूँ मैं जब तक ही पेमेंट नहीं करता हूँ पटेल इंडस्ट्री, द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट हैज़ बिकम क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस. मतलब जब तक कि मैं पेमेंट नहीं करता हूँ, तो पटेल इंडस्ट्री जब तक पेमेंट नहीं करती, तो सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट हैज़ बिकम क्रेडिटर ऑफ द बिजनेसमैन. मतलब जब तक कि मैं अगर पे नहीं करता हूँ, पटेल इंडस्ट्री जब तक कि SMP एटोटेक को क्या नहीं करती है?
उससे जो माल परचेस किया है, गुड्स परचेस किया है, उसका पेमेंट नहीं करती, तब तक कि पटेल इंडस्ट्रीज के लिए एसएम बायोटेक क्या रहेगी, वो क्रेडिटर रहेगी। मतलब मुझे उसको पैसा देना है, एसएम बायोटेक मेरे लिए क्या रहेगी, क्रेडिटर। समटाइम्स इवन सर्विसेज आर प्रोक्यूर्ड ऑन क्रेडिट, कभी कभी क्या होता है सर्विसेज भी क्या होता है, क्रेडिट बेस पे होती है। सर सर्विस मतलब क्या है, वही टीचिंग, पढ़ाना, मतलब सर्विस करना, सर्विस देना। लॉयर, वो आपके लॉयर जब क्या करता है, केस लड़ता है आपके लिए, तो आपको सर्विस दे रहा है। डॉक्टर, वो एग्जामिन करता है आपको, तो आपको सर्विस दे रहा है। ओके, होटल इंडस्ट्री आपको होटल देती है रहने के लिए, वो आपको सर्विस दे रही है। तो कुछ कुछ सर्विसेज भी क्या होता है, क्रेडिट बेस के ऊपर होते हैं। ओके, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी, सिंपल, हमारे अकाउंट के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बंदा, ओके, वो परचेस कर रहा है, ओके, किसी पर्टिकुलर कंपनी से, अगर वो क्रेडिट के ऊपर कर रहा है तो वो कंपनी उसके लिए क्या बन जाती, क्रेडिटर। क्योंकि उसको आज न कल क्या करना है, जो गुड्स परचेस किया उसने वो कंपनी से, उसको क्या करना है, वो गुड परचेस का मनी, मतलब पैसे इसको एक न दिन लौटाना ही है, विद इन 1 मंथ, 2 मंथ्स या 2 डेज, 20 डेज, 30 डेज, जो भी हो। अगर आप क्रेडिट के ऊपर किसी से कोई गुड्स परचेस करते हो तो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। क्या हो जाती है वो, लायबिलिटी, और लायबिलिटी आपको पे करना पड़ती है। ओके, अब ध्यान दो, ये तो मैंने आपको बता दिया था। आपको सर्विसेज के अंदर कोरियर सर्विसेज भी आती है, समझ में आ रहा है, कोरियर सर्विसेज बता देता हूँ मैं। सपोज मेरी कंपनी है पटेल इंडस्ट्रीज, मैं क्या करता हूँ, हर महीने, मैं हूँ नासिक के अंदर, ओके, और मैं क्या करता हूँ, हर रोज़ कोरियर के थ्रू अपने कुछ सप्लाई, कुछ माल होता है ना, गुड्स, मतलब मेरा वाटर बॉटल है, मैं और ऑल इंडिया भेजते रहता हूँ अलग अलग कस्टमर्स को। वो मैं किससे भेजता हूँ, कोरियर के थ्रू। ओके, तो ये कोरियर है, कोई भी कोरियर कंपनी मैंने फिक्स कर लिया, और उसको मैं क्या करता हूँ, महीने में से एक ही बार पूरा महीने का पेमेंट एक साथ ऐड करके, टोटल टोटल करके उसको मंथली पेमेंट दे देता हूँ। तो मैंने आज उससे सर्विस ली कोरियर से, कल ली, परसों, रोज़ ले रहा हूँ। तो जैसे जैसे सर्विस लूँगा तो उसको मुझे क्या करना है, पैसे देना है, किसको, कोरियर को। नहीं समझ में आ रहा, भाई कोरियर है ना, ये देखो मैं यहाँ बताया था ना आपको, ये देखो ये। समटाइम्स इवन सर्विसेज आर प्रोक्यूर्ड ऑन क्रेडिट, मैंने अभी गुड्स के बारे में बताया ना, तो सर्विस के बारे में थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ओके, हार्ड एंड सोल आपको सर्विस का नहीं इतना कुछ है, लेकिन बता देता हूँ मैं आपको, सिर्फ गुड्स का ज़्यादा याद रखना है। ओके, मेरी कंपनी, ओके, पटेल इंडस्ट्रीज, उसको ऑल ओवर इंडिया क्या करना पड़ता है, ये वाटर बॉटल मैन्युफैक्चर, वाटर बॉटल जो है वो मुझे बेचना पड़ता है, क्योंकि मेरे कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया है। तो मैं क्या करता हूँ, उनको हर महीने, हर रोज़ अलग अलग जगह क्या करता हूँ, कोरियर के थ्रू, अलग अलग इंडिया के अलग अलग सिटीज़ के अंदर मेरे वाटर बॉटल में कोरियर के थ्रू भेजता हूँ। और कोरियर वालों को मैंने कह दिया है कि तू महीना भर मेरे लिए मेरे वाटर बॉटल क्या कर, कोरियर से अलग अलग जो जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको भेजा कर, और मंथली तू मेरे से क्या कर लिया कर, कोरियर के चार्जेस ले लिया कर। कौन बता रही, पटेल इंडस्ट्रीज, किसको बता रही, कोरियर वाले को। ओके, तो एक महीने का जो भी वो कोरियर भेजेगा, तो एक महीने का चार्जेस उसको मुझे देना पड़ेगा। जो चार्जेस मुझे उसको देना है वो मेरी लायबिलिटी हो गई, किसकी, पटेल इंडस्ट्रीज के लिए। तो कोरियर है, अभी जो कोरियर है, सपोज कोरियर का आज बहुत सारे कोरियर, एक कोरियर का नाम लेता हूँ मैं, फर्स्ट फ्लाइट, ये कोरियर है, ये फर्स्ट फ्लाइट, ये कोरियर ये जो फर्स्ट फ्लाइट, ये जो कोरियर है, ये क्या करती है, आपके लिए काम करती है। हर महीने के आखिरी में आप क्या करते हो, वो कोरियर क्या करती है, एक बिल बनाती है और आपको लाके दे देती है। तो फर्स्ट फ्लाइट को अब मुझे क्या करना है, पैसे देना है, क्योंकि उन्होंने मुझे सर्विस दिया है। तो फर्स्ट फ्लाइट मेरे लिए क्या होगी, क्रेडिटर होगी, क्योंकि मुझे उनको पैसा देना है। तो ये केसेस है। तो मैंने कहा ना, समटाइम्स लिखा है पीछे देखो, समटाइम्स को सर्विसेज आल्सो प्रोक्यूर्ड, सर्विसेज भी प्रोक्यूर्ड होती है, सर्विसेज भी दी जाती है। ओके, तो इस टाइप की सर्विस भी दी जाती है, सर्विसेज भी क्रेडिट के ऊपर होती है। जब सर्विसेज क्रेडिट के ऊपर होती है तो जो सर्विस हमें देता है वो बंदा आपके लिए क्रेडिटर बन जाता है। ओके, देयर इज नो परचेस ऑफ गुड्स, कोरियर सर्विस वेंडर बिकम द क्रेडिटर्स। छोड़ो छोड़ दो इसको, समझ में आया इतना ऊपर वाला। ओके, इट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ये क्रेडिटर है या फिर क्या लायबिलिटी है। क्रेडिटर इज द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, इट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट। एक बात हमेशा याद रखो, मैंने आपको डेटर्स के बारे में बताया था। डेटर्स आपका क्या है, डेटर्स मतलब डेटर्स आपका एसेट है। ओके, क्योंकि आपको उससे पैसा आने वाला होता है, उससे डेटर्स हमेशा क्या होता है, डेटर क्या है, एसेट है। क्यों एसेट है, क्योंकि उससे आपको पैसा आने वाला है। उससे बैलेंस शीट में डेटर्स का होता है, वो एसेट साइड में होता है। और क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है, एक लायबिलिटी, क्रेडिटर क्या है, आपकी एक लायबिलिटी है। ओके, क्रेडिटर क्या है, आपकी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्यों, क्योंकि आपको किसी को पैसा देना है, तो उससे क्रेडिटर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आता है। कौन सा साइड है, लायबिलिटी के साइड आता है। बैलेंस शीट के दो होते हैं, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। एक जगह एसेट होता है, एक जगह लायबिलिटी होता है। तो जो एक क्रेडिटर से वो कहा जाएगा लायबिलिटी में आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पे करना है।
तो हमेशा याद रखने का, डेटर आपका एसेट है, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, ये बात याद रखो। ओके, नेक्स्ट अब आता है एक्सपेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, जनरली बता रहा हूँ खर्चा, भाई कंपनी चला रहा हो, खर्चा पानी तो करना पड़ेगा ना। हम्म? अगर मैं कंपनी चला रहा हूँ तो मुझे खर्चे तो बहुत सारे हो गए, तो कौन कौन से खर्चे हो गए देखो। It refers to those items which pay for generating income or deriving benefits. These are taken the trading and profit and loss account. Benefit of expenses get exhausted in 1 year. Okay, it refers to those items, okay, which we pay, okay, for generating income or deriving benefits. क्या बोला उन्होंने? It refers to those items विच वी पे, हम क्या करते पे करते काय के लिए, फॉर जनरेटिंग इनकम और डिराइविंग बेनिफिट। ये वो खर्चे होते हम करते, क्यों करते, हमारी इनकम बढ़ने के लिए और फायदा अचीव करने के लिए। दिस आर टेकन टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो ये जो खर्चे होते हैं हम कहाँ ले जाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। ओके, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड क्या होता है, ऑल खर्चे वाला साइड्स होता है। बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंसेस गेट एग्जॉस्टेड इन 1 ईयर। सर एग्जॉस्टेड का मतलब क्या, खत्म हो जाना। इसका जो फायदा होता है 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाता है। मतलब क्या, देखो ध्यान सुनो, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, डिप्रिसिएशन, रेंट एंड पोस्टेज। सर क्या है इसका मतलब, ये जो आपकी सैलरी है ना, दिख रही है, आपके कंपनी में आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सैलरी, उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर मंथ, सपोज अप्रैल के अंदर क्या किया, उन्होंने काम किया, उन्होंने काम किया आपके लिए, आपको फ़ायदा पहुंचा के दिया, तो आप क्या करोगे, उनको पेमेंट करोगे। तो पेमेंट आपका क्या हुआ, खर्चा हो गया। उन्होंने काम किया, आपने पेमेंट किया, बात खत्म, उसको होते एग्जॉस्टेड। ओके, उससे फ़ायदा आपने, उन्होंने एक महीना काम किया, काम करके आपको कोई प्रोडक्ट बना के दिया, आपने प्रोडक्ट बेच दिया, उससे फ़ायदा हो गया, बात खत्म, अपने एम्प्लॉय को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ओके, बात खत्म हो गई। इलेक्ट्रिसिटी में वही बात है, ये महीने में इलेक्ट्रिसिटी चालू हुई, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके अपनी कंपनी, आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके मशीन चलाई, मशीन से प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बना के बेच दिया। ओके, उससे आपको कुछ फ़ायदा हो गया। ओके, समझ में आ रहा है, मेरी कंपनी में मशीन से, वो किसके ऊपर चल रही, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रही है, और मशीन का यूज़ कर, वो इलेक्ट्रिसिटी का मशीन क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी भी चलती है, मशीन का यूज़ करके मैं वाटर बॉटल बना रहा हूँ, वाटर बॉटल बना के मैं बेच रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ, और जो भी बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का मैं वो महीने का पे करके बात खत्म कर दूंगा, उसको एग्जॉस्टेड ही बोलते हैं। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एक्सपेंसेस है ना, कुछ एक्सपेंसेस, ये जो इसको कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं हम खर्च करते हैं, क्यों, हमारी इनकम के लिए। मैं अगर सैलरी दूंगा, ओके, तो काम करेंगे ना, वो काम करेंगे तो मेरी इनकम होगी, कौन, एम्प्लॉयज़। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूँगा, जो इलेक्ट्रिसिटी में बिल पे करूँगा तो मैं, मेरी इलेक्ट्रिसिटी चालू रहेगी, उससे मैं क्या करूँगा, वाटर बॉटल बनाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। समझ में आ रहा है। मेंटेनेंस मतलब क्या, मशीन का कुछ मेंटेनेंस निकल रहा है, तो मेंटेनेंस में करूँगा तो मशीन चलेगी ना, मशीन चलेगी तो मेरा इनकम होगा। समझ में आ रहा है। और रेंट, मेरे अगर कभी कंपनी रेंट के ऊपर, ये डिप्रेशन बाद में बताता हूँ, मेरा जो इनकम हो किसके ऊपर है, रेंट के ऊपर, सॉरी मतलब मेरा जो फैक्ट्री और रेंट के ऊपर है, मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो मुझे फैक्ट्री मिल रही, फैक्ट्री से मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर बॉटल बना रहा हूँ और बेच रहा हूँ और इनकम ले रहा हूँ। ओके, तो ये जो सैलरी होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, मेंटेनेंस होगी, रेंट है, ऐसे ढेर सारे खर्चे होते हैं। ये खर्चे हम लोग क्यों करते हैं, कि हमारा बिजनेस चलना चाहिए, और बिजनेस चलने के लिए हम ये खर्चे करते हैं। उससे ये खर्चे क्या होते हैं, 1 साल में ख़त्म हो जाते हैं। बात खत्म हो गई ना। मैंने क्या किया, रेंट 1 महीना लिया, रूम यूज़ करा, 1 महीने का रेंट दे दिया, रूम से फ़ायदा उठा लिया, बात खत्म। 1 महीने के लिए मैंने क्या, एक्चुअली 1 महीना मतलब हर महीने की बात कर रहा हूँ मैं, 1 साल के अंदर हर महीने की बात कर रहा हूँ। उसमें 1 महीने, हर महीने की बात तो नहीं कर सकता ना, उसमें एक पर्टिकुलर महीने के बारे में बोल रहा हूँ। हर महीने में वही बात होगी, सेम सेम। सैलरी क्या क्या, कोई पर्टिकुलर मंथ के अंदर मैंने, मेरे एम्प्लॉयज़ है वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए प्रोडक्ट बना के दे रहे, वाटर बॉटल मुझे बना के दे रहे, उससे मुझे फ़ायदा हो रहा, बदले में उनको मैं सैलरी दे रहा हूँ, बात खत्म हो जाती। और खर्चा मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाऊँगा, बता दूंगा। तो बहुत सारी बातें, वो शायद आपको अब भी पूरा नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा वो। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। अब एक्सपेंसेस के टाइप से मैं आपको बताता हूँ आगे, ये डिप्रेशन पोस्टेज में आगे बताऊँगा क्या है। अब ध्यान से सुनो, ये एक्सपेंडिचर जो है ना, एक्सपेंडिचर खर्चा, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर क्या हो कैपिटल, एक एक्सपेंडिचर मैं करता हूँ वो इसलिए करता हूँ एसेट्स लेके लिए, होल्ड रहता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो करता हूँ वो उड़ जाता है। ओके, बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर क्या है सब बताओ, मैं आगे जाके फिर पीछे आऊँगा, फिर चार्ट आपको एक बार और पढ़ाऊँगा, ध्यान से सुनो।
अब एक्सपेंडिचर मैंने कहा दो पार्ट में डिवाइड है, एक कैपिटल में एक रेवेन्यू में। अब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है सर? अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस। एक बिजनेस क्या करता है, मतलब पटेल इंडस्ट्री, वो क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट है मतलब पैसे क्या कर रहा है, स्पेंड मतलब खर्च कर रहा है, कई के लिए, फॉर कंसिडरेशन रिसीव बाय बिजनेस इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। मैं अमाउंट क्या करो, खर्चा कर रहा हूँ बिजनेस, कई के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो वो अमाउंट को हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर। ओके, कंसिडरेशन बोला ना, एनी कंसिडरेशन। अभी सपोज मैंने क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज़ किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया ना, बदले मैंने पैसे दिए, तो बिजनेसमैन क्या कर रहा है, कुछ सर्विस ले रहा है, कुछ चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, बदले में पैसे दे रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर। ओके, अब फर्स्ट एक्सपेंडिचर देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, परचेस ऑफ फिक्स एसेट। एक बात याद रखने का, आप जो भी चीज़ परचेस करते हो, सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, परचेस ऑफ फिक्स एसेट, मतलब दिस एक्सपेंडिचर इज डन टू एक्वायर द फिक्स एसेट। क्या बोला मैंने, दिस एक्सपेंडिचर डन टू एक्वायर द फिक्स एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर है। याद रखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो लैंड है, ये बिल्डिंग है, ये मशीनरी, ये फर्नीचर है, ये फिक्स एसेट होते हैं। क्या होते हैं ये, फिक्स एसेट। क्या होता है ये, फिक्स। ये बेचने के लिए आप नहीं लेते, एक बार ज़मीन ले ली तो वापस भी ना बेचेंगे, बिल्डिंग ले ली, मशीनरी ले ली, फर्नीचर ले ली, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब इसको फिक्स एसेट, हम लोग जब परचेस करते हैं फिक्स एसेट तो उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, दिस एक्सपेंडिचर इज इंकर आइदर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट और इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस द कॉस्ट। ये खर्चा हम लोग क्यों करते हैं, बिजनेस चलाने के लिए नहीं करते, ये खर्चा हम क्यों करते, वो इसके लिए करते, एक तो फिक्स एसेट बढ़ाने के लिए, वैल्यू ऑफ इंक्रीज बोला, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। मैंने क्या किया, मशीन ली, एक मशीनरी थी मेरे पास, दो मशीनरी थी, मैंने हर एक मशीनरी खरीदी तो मेरा फिक्स एसेट बढ़ गया ना। या फिर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, मेरा दो मशीन थी तो मैं तीन मशीन खरीद लिया, तो तीन मशीन खरीदने से क्या हुआ, दो मशीन पे जो मेरे हर रोज 300, सपोज मेरे पास दो मशीनरी, ओके, दो मशीनरी पे मेरे 300 वाटर बॉटल बनते थे, कितने, 300 वाटर बॉटल बनते थे दो मशीन में। लेकिन मैंने एक मशीन और एक्स्ट्रा खरीद लिया, तो एक मशीन एक्स्ट्रा खरीदने से अब मेरे वाटर बॉटल बन रहे 450, कितने बन रहे, 450, तो मेरा प्रोडक्ट बन गया ना। इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, मेरा प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ? तो मतलब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, वो हम लोग क्यों करते हैं, एक तो एसेट बढ़ाने के लिए, या फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, या रिड्यूस द कॉस्ट। रिड्यूस द कॉस्ट मतलब क्या, वो बताता हूँ मैं आगे, इतना याद रखो सिर्फ, इंक्रीज द फिक्स एसेट और इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ओके, थर्ड पॉइंट देखो, द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इंक्लूड द ऑल एक्सपेंडिचर नेसेसरी अप टू द टाइम एसेट इज रेडी फॉर द यूज। अब इसका मतलब क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, क्या बोला उन्होंने, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इंक्लूड द ऑल एक्सपेंडिचर नेसेसरी अप टू द टाइम एसेट इज रेडी फॉर द यूज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। मैं अगर कोई मशीनरी परचेस करता हूँ, क्या करता हूँ, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसे। देखो मेरी मशीन की प्राइस है 50,000, कितनी प्राइस है 50। मैंने एक मशीन परचेज की जिसकी प्राइस कितनी है 50,000, तो उन्होंने क्या बोला, फ्राइट पेड फॉर मशीनरी। ओके, अब मशीन जो है, मुझे ये मशीन, सपोज मैं नासिक में रहता हूँ, मैंने मशीन लाई पूना से, तो मुझे पूना से लाऊंगा तो सर पे तो लाऊंगा नहीं मैं रख के, किस पे लाऊंगा, गाड़ी पे, ट्रक के ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रक का रेंट देना पड़ेगा, उसको हम फ्राइट कहते हैं। सपोज मैंने रेंट दिया 5,000, कितना दिया, 5,000। ओके, अब वो मशीन जो है वो तो मुझे चलाने आती नहीं, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो इंजीनियर्स को बुलाना पड़ेगा, उन्होंने और चार्जेस ले लिया 3,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस। ओके, समझ में आ रहा हो? तो टोटल कितना हो देखो तो 58,000। ओके, तो अब ये मशीन की प्राइस कितना कंसिडर करूँगा मैं, 58,000, वो यह बता रहा है। कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, ओके, इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर नेसेसरी अप टू द टाइम द एसेट इज रेडी फॉर द यूज़। अब फर्स्ट देखो, ये मेरा मशीन थी, ओके, ये मेरी क्या है, मशीन, ये मैं खरीदी करूँगा पूना से, वो मेरे पास आई नहीं, तो वो लाने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ा, फ्राइट, फ्राइट मतलब क्या, रेंट देना पड़ा लाने के लिए।
उसके बाद मुझे इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करना पड़े। वो इंजीनियर्स आए थे, उन्होंने क्या इंस्टॉलेशन किया तो उसका चार्जेस में देना पड़ा। जब 50,000 मैंने पे किया तो आखिरी में वो मशीन क्या रेडी टू यूज़ हुई। अब यूज़ करने के लिए वो मशीन रेडी हो गई। तो रेडी टू यूज़ करने के लिए मुझे कितना पैसा लगा, 58,000 लग गया। तो ये वही बता रहा, द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इंक्लूड द ऑल एक्सपेंडिचर नेसेसरी अप टू द टाइम एसेट इज रेडी फॉर द यूज। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? तो वो ये देखो, तो ये जो है ना 58,000, तो ये 58,000 की मशीन कितनी होगी, 58,000। तो 50,000 के मैं क्या मानूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये फ्राइट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये सब क्या होगा, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हुआ। ओके, ये इसका मतलब था। अब नेक्स्ट देखो, एक्सपेंडिचर इंकर खा गया इरेजर, ये आपका इरेजर, ये कट अपना हाइलाइटर। देखो, एक्सपेंडिचर इंकर टू इम्प्रूव और एक्सपांड द फिक्स एसेट, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एडिशन टू द बिल्डिंग। अब देखो, एक्सपेंडिचर इंकर, एक्सपेंडिचर मतलब क्या, खर्चा हुआ है कई के लिए, टू इम्प्रूव और एक्सपांड द फिक्स एसेट, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द एडिशन टू द बिल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक्सपेंडिचर इंकर्ड, एक्सपेंडिचर मतलब क्या, होना, खर्चा हुआ है, इंकर मतलब होना, टू इम्प्रूव और एक्सपांड द फिक्स एसेट, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द एडिशन टू द बिल्डिंग। अब देखो मैं इसको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ध्यान से सुनो, एक्सपेंडिचर इंकर, अब सपोज मेरी बिल्डिंग है, मैं मशीन के एग्जांपल है तो बिल्डिंग से या मशीन दोनों लेता हूँ मैं। पहले मैं आपको बिल्डिंग का मशीन का बताता हूँ, ध्यान दो, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। इन्होंने क्या कहा देखो, तो एक्सपेंडिचर इंकर टू इम्प्रूव और एक्सपांड द फिक्स एसेट। एक मशीन थी जिसकी प्राइस थी 50 लैक्स। कितनी थी उसकी प्राइस, 50 लाख। ओके, वो मशीन को लेने 2 ईयर्स हो गए। अब मशीन ने थोड़ा काम निकाला, मेंटेनेंस, काम काफ़ी बड़ा निकाला। वो काम था मेरा 8 लाख का। कितना, बहुत ज़्यादा काम निकाल लिया। 8 लाख निकालने के बाद अब कितना ऐड हो गया इसमें, 58 लाख। ये जो 8 लाख थे ना, ये मशीन के ऊपर मैंने क्या किया, 8 लाख का मेंटेनेंस कुछ काम किया, उसमें बड़ा काम किया। तो आप प्राइस कितने, सो छोड़ो, प्राइस का छोड़ दो, मैंने 8 लाख का क्या किया, इसमें काम किया। 8 लाख का काम करने से अब मशीन की लाइफ बढ़ गई, या बोला देखो उन्होंने, इंप्रूव और एक्सपांड फिक्स एसेट। अब इसकी वजह से क्या हुआ, वो फिक्स एसेट था ना, एक एक्सपांड हो गया, इंप्रूव हो गया। अब जिसकी वजह से वो एसेट के अंदर काफ़ी, अब जो एसेट था, ये जो मेरा मशीन था, ये मशीन था 50 लाख का। ओके, ये इसको, ये मशीन तो था 50 लाख का, ये सिर्फ 2 साल चलने वाला था, 2 ईयर्स। लेकिन ये काम करने की वजह से अब ये मशीन जो है ना, वो 4 ईयर्स एक्स्ट्रा चल जाएगा। कितना, 4 ईयर्स एक्स्ट्रा, मतलब 6 ईयर चल जाएगा पूरी तरह से। तो इंप्रूव हुआ ना, मैंने वही बोला, एक्सपेंडिचर किया जिसकी वजह से एसेट को क्या हुआ, एक्सपांड हो गया, और क्या हुआ, इंप्रूव हो गया। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग एडिशन टू बिल्डिंग, तो अब मैंने ये जो 8 लाख जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया ना, तो ये खर्चा क्या है ना मशीन के ऊपर, मैंने 8 लाख का, तो ये 8 लाख का खर्चे को हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, उसको कैपिटलाइज करेंगे। अब कैपिटलाइज क्या करेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। कुछ बातें ऐसे हैं मैं आपको बाद में बताऊँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप छोटे हो गया, 11th स्टैंडर्ड में या सीपीटी में, फाउंडेशन में, आपको इतना नॉलेज नहीं चीज़ होगा। जितना बता रहा हूँ उतना सुनते जाओ, समझते जाओ। जैसे जैसे वक्त आएगा मैं आपको हर चीज़ का मतलब एक्सप्लेन करते जाऊँगा। आपको से इतना याद रखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, परचेस ऑफ फिक्स एसेट। जो मेरा हिंट याद रखना, परचेस, जब फिक्स एसेट आप परचेस करते हो ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स एसेट आप लोग क्या करते हो, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेस ऑफ फिक्स एसेट। इसके अलावा ध्यान से सुनो, ये तो हो गया परचेस ऑफ फिक्स एसेट। ओके, इसके बाद दिस एक्सपेंडिचर इंकर, इस एक्सपेंडिचर हम लोग क्यों करते हैं, एक तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू बढ़ाने के लिए एसेट्स की, या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, या कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। ओके, ये मैंने बताया था क्या है। तो कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर, ये मैंने आपको बताया था। इसके अंदर कौन कौन से एक्सपेंडिचर ऐड होते हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ध्यान से सुनो। अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही तो ये वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करते करते, पॉज करते हुए सोचो, समझो, सुनो, डबल डबल जितना सुनोगे आपको उतना समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, समझ। ओके, क्लियर हो गया आपका। ओके, अब 4th पॉइंट देखो। 4th पॉइंट में वही था, एक्सपेंडिचर इंकर टू इंप्रूव द
और एक्सपांड द फिक्स एसेट। अब कैसे इंप्रूव हुआ, कैसे एक्सपांड हुआ, समझ में आया। ये जो 8 लाख हो गए, तो ये जो 8 लाख जो मेरे थे, 8 लाख जो मेरे थे वो क्या हो गया, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। समझ में आ रहा है, यस और नो। सो की एक ही बात याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर की पंच लाइन क्या है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, या फिर फिक्स एसेट को क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। अगर मैं ऐसा कोई खर्चा कर रहा हूँ जिसकी वजह से एसेट क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। इंप्रूव मतलब क्या, बढ़ रहा है, उसकी लाइफ बढ़ रही है। जैसे मैंने पता नहीं 50 लाख का एसेट था, मैंने 8 लाख खर्चा कर दिया। ऐसे तो मैंने 2-3 साल पहले ले लिया था, उस छोड़ दो, पर एसेट के ऊपर मैंने 8 लाख खर्च किया है, तो ये 8 लाख भी मेरा क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि ये 8 लाख खर्च करने की वजह से तो मेरे मशीन की लाइफ है और बढ़ गई, उसका प्रोडक्शन, यहाँ मैंने बताया था ना, देखो उसका जो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गया। अगर आप ये जो मशीन था जो ना, ये अगर कभी 500 बॉटल निकाल रहा था एक दिन में, तो ये 8 लाख जो 500 बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था ये मशीन एक दिन के अंदर, तो मैंने 8 लाख खर्च करने की वजह से इसका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ प्रोडक्टिविटी। मैंने क्या किया, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके अंदर डाल दिया, अच्छी कुछ चीज़ डालने की वजह से मेरा क्या हो रहा है, अभी वो 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करा मैंने मशीन के अंदर, 8 लाख की कुछ न्यू टेक्नोलॉजी डाला, उसकी सर्विसिंग किया, जिसकी वजह से मशीन क्या रहा है, प्रोडक्ट की उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। और रिड्यूस द कॉस्ट, रिड्यूस द कॉस्ट मतलब क्या, हो सकता था मुझे पहले मशीन की वजह से प्रोडक्ट थोड़ा महंगा पड़ता हो, क्यों, क्योंकि मशीन ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ कर रही थी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी बढ़ रही थी। लेकिन अब मैं 8 लाख रुपये इन्वेस्ट करने की वजह से मशीन क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम ले रही है, प्रोडक्ट भी अच्छे से बना रही है। समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। ये बातें समझने की होती है, शायद आपको पूरी समझ में नहीं भी आ रही होगी, तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है, सुन लो मैं क्या बता रहा हूँ। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, एसेट की क्या बढ़ रही है। पहला तो आप क्या करो, एसेट परचेस कर रहे हो, वो क्या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा एसेट, आपका जो आपने जो एसेट परचेस किया जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ओके, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। या फिर आप एसेट्स के अंदर कुछ ऐसा जो पैसे खर्चा कर रहे हो एसेट के अंदर, जिसके वजह से क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मशीन की लाइफ बढ़ रही है, या प्रोडक्शन का कॉस्ट भी कम हो रहा है। बस प्रोडक्शन का कॉस्ट कम होना मतलब क्या, सपोज वो वाटर, आपको पता है क्या, जो वाटर बॉटल जो बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मशीन को कुछ टाइम लगता है ना, इतने टाइम में इतने बॉटल निकालती है। तो मैं ये सोचूंगा ना, ये मशीन जो है 1 आवर्स के अंदर 500 बॉटल निकाल रही है, तो 500 बॉटल 1 घंटे में निकाल रही है, तो उसका खर्चा कितना आ रहा है मुझे, सपोज 10,000 आ रहा है। तो मैंने 8 लाख इन्वेस्ट करने की वजह से अब मशीन क्या कर रही है, 1 घंटा नहीं लगा रही है 500 बॉटल बनाने के लिए, आधे घंटे में बना रही है। तो आधे घंटे में बनाने की वजह से अब मशीन क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी कम लेगी, ओके, जहाँ मुझे वर्कआउट से ज़्यादा काम कराना है मैं कम काम कराऊंगा, कम वक्त में ज़्यादा काम कर लूँगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारी बातें आपको समझने जैसी है, ओके, आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ, ये सर नो। तो ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, क्लियर हो गया। हमारी पंच लाइन क्या है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। एसेट आप परचेज करते हो, जो पैसा आप क्या करते हो, फिक्स एसेट परचेज करने में डालते हो, तो वो पैसे को हम लोग वो इन्वेस्टमेंट को, वो खर्चे को आप क्या कहोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। नेक्स्ट देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये उसका अपोजिट है। रेवेन्यू मतलब क्या, आपका जो बिजनेस चलता है ना, क्या बोला मैंने, आपका जो क्या कहा हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंसेस। क्या है ये, डे टू डे एक्सपेंसेस मतलब क्या, दिस एक्सपेंडिचर इज इंकर टू मीट द डे टू डे एक्सपेंडिचर, डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या, ये पंचलाइन याद रखो, जिसने मेरी पंचलाइन याद रख ली ना वो कभी कंसेप्ट नहीं भूलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, डे टू डे एक्सपेंसेस। मतलब अब मैं पर एक्सपेंडिचर में खर्च कर रहा हूँ, फिक्स एसेट लेने में नहीं खर्च कर रहा हूँ। अब मैं खर्च कर रहा हूँ मेरे बिजनेस को चलाने के लिए, रोज़मर्रा का डेली बिजनेस की जो रूटीन है वो प्रॉपर चलने के लिए मैं खर्च कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, समझाता हूँ, देखो। दिस एक्सपेंडिचर इज इंकर टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। इट helps businessman to carry the day-to-day routine or course of business. This expenditure is incurred to maintain the fixed asset in good working condition. Its benefit is derived only for a short period of less than 1 year. It doesn't increase the cost of any asset. It doesn't increase the profit earning. It is recurring of nature. The amount spent on this expenditure is not realizable. तब कुछ नहीं समझा, समझेगा भाई, मैंने आपको समझाया, थोड़ी सी रीड किया ना वो। अब मैं आपको
कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, तो आपको दोनों का लॉजिक समझ में आ जाएगा। पहली बात मतलब एक बात याद रखो, दिस एक्सपेंडिचर, ये जो खर्च होते हैं ना, ये इंकर मतलब होते काहे के लिए, डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस के रोज़मर्रा के खर्चे को पूरा करने के लिए, मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो रोज़ के खर्चे होते हैं वो खर्चा मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू मतलब क्या है? रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम कमाना। तो इनकम और खर्चा, इसका मतलब ये बोला, रेवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका ये मतलब हुआ आपको इनकम कमाना है, इनकम कमाने के लिए जो खर्च करते हो, इनकम कमाने के लिए जो खर्च करते हो रोजाना, वो खर्च को अब बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये जो खर्च करती है रोजमर्रा के खर्च होते हैं, डेली एक्सपेंडिचर होते हैं। ओके, उसलिए इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हम खर्च इसलिए करते हैं कि वो खर्च करने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, इनकम हो रही है। तो कौन कौन सी एग्जाम्पल है, तो ध्यान से सुनो, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। पहले बहुत सारे एग्जाम्पल देखो इधर, इतने सारे एग्जाम्पल। तो पहला क्या है, देखो ध्यान से सुनो। मैं क्या कर रहा हूँ, सैलरी है। मैंने आपको फर्स्ट एक्सपेंसेस के अंदर बताया था ना, सैलरी, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल। ओके, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ फिर पीछे जाऊँगा। ओके, सैलरी पेड टू स्टाफ, मैंने क्या किया, एक महीने की सैलरी पे किया स्टाफ को। सैलरी को, स्टाफ को अगर सैलरी नहीं पे करूँगा या वर्कर को सैलरी नहीं दूंगा तो काम करेंगे क्या? वो अगर काम नहीं करेंगे तो मेरा बिजनेस चलेगा क्या? नहीं। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये अगर मैं पे नहीं करूँगा तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या करेगी, मेरा बिल बिजली काट लेगी। अगर मेरा बिजली काट लेगी तो मेरा प्रोडक्शन चलेगा क्या? नहीं। तो प्रोडक्शन चलाने के लिए मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना ही करना है, सैलरी पे करना ही करना है। ओके, वर्कर को वेजेस देना ही देना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? मैं अगर कोई, मेरी जो बिल्डिंग है, वो मैं जो जहाँ बना रहा हूँ, वो अगर बिल्डिंग के अंदर है, वो अगर रेंट के ऊपर है तो रेंट पे करना ही करना है। रेंट अगर मंथली पे नहीं करूँगा तो रेंट का जो मालिक है वो मुझे थोड़ी रहने देगा, वो मुझे काम करने देगा, वह नहीं करने देगा। आई बात समझ में? यस सर नो? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेरी जो, अब दो बात है, ये रिपेयर मेंटेनेंस मैं आपको थोड़े से भी बताऊंगा, इसको आप थोड़ी हाई रहने दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो ये बहुत सारे खर्चे हैं, ये खर्चे आप क्यों कर रहे हो? समझ में आ रहा है? ये खर्चा आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका डे टू डे बिजनेस प्रॉपरली चलना चाहिए। अब मैं वापस पीछे जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा यहाँ। अब मैंने बताया ना, दिस एक्सपेंडिचर इंकर टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट। अब डे टू डे रिक्वायरमेंट कौन सा समझ में आया? वो सैलरी, टेलीफोन बिल वगैरह वगैरह वगैरह, वो आपका डे टू डे रिक्वायरमेंट। वो करोगे तो आपकी इनकम होगी, वरना नहीं होगी। ओके, वो करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, वो खर्चे को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। आगे क्या बोलता, इट हेल्प द बिजनेसमैन, तो ये बिजनेसमैन को हेल्प करते हैं डे टू डे रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस। रूटीन मतलब क्या, आपका जो कोर्स, आपका जो बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, तो जो आपका बिजनेस चल रहा है, आपकी कंपनी जो चल रही है, वो कंपनी को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं, वो खर्चे मतलब क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो खर्चा प्रॉपरली करोगे तो आपका बिजनेस क्या करेगा, प्रॉपरली चलेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। ओके, दिस एक्सपेंडिचर इंकर टू मेंटेन द फिक्स कॉस्ट इन गुड वर्किंग कंडीशन। अब ये देखो, वो मैंने वहाँ नहीं बताया, अब यहाँ बताता हूँ। ये था ना, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस, देखो ये करे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यहाँ बताता हूँ। इट्स बेन, देखो, दिस एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंकर टू मेंटेन द फिक्स एसेट इन गुड वर्किंग कंडीशन, रिपेयर टू बिल्डिंग, रिपेयर टू मशीनरी। क्या है सर ये रिपेयर टू बिल्डिंग, रिपेयर टू मशीनरी? बताओ। देखो, दिस एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंकर टू मेंटेन द फिक्स एसेट इन गुड वर्किंग कंडीशन। याद रखो, वो मेरी मशीनरी थी ना, वो 50 लाख वाली मशीनरी, उसके अंदर मैंने क्या कहता, 1 लाख रुपए का खर्च किया था। लेकिन 8 लाख का जो खर्चा था ना, वो बहुत बड़ा खर्चा था, जिसकी वजह से मशीन की लाइफ बढ़ गई थी, उसका प्रोडक्शन बढ़ गया था, उसकी वैल्यू बढ़ गई थी। अगर वो मैं बेच भी दूंगा वो मशीन, कल 8 लाख का मैंने आज खर्चा किया, वो मशीन अगर बेच दूंगा ना, तो 50 लाख की मशीन थी ना, चाहे वो 2 साल पुरानी की हो, तो वो मशीन कितनी की जाएगी, 40 लाख में जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई ना। भाई वो मशीन कितने की थी, 50 लाख की, 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 30 लाख रहेगी। सपोज मैंने उसका 8 लाख खर्च किया, तो मशीन की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, क्योंकि मैंने उसमें खर्च किया कि उसको एक गुड वर्किंग कंडीशन में लाया, तो वो बात अलग है, उसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जो खर्च कर रहा हूँ ना, ये दिख रहा है, दिस एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंकर टू मेंटेन द फिक्स एसेट इन गुड वर्किंग कंडीशन। उसको मैं ऑयलिंग कर रहा हूँ ना, मशीन को ऑयलिंग कर रहा हूँ, साफ सफाई कर रहा हूँ, छोटे मोटे काम कर रहा हूँ, जिससे वो मशीन क्या करी, ठीक ठाक चल रही है। ओके, ठीक ठाक चलने की वजह से मेरा प्रोडक्शन भी ठीक ठाक चल रहा है, वो अलग बात थी। उसमें मैंने क्या किया था, 8 लाख खर्च किया था, जिसकी वजह से क्या आ रहा था, प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ गई, कम वक्त में मशीन ज़्यादा काम कर रही थी, उससे मेरा क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा था, कॉस्ट भी कम हो रही थी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, ये जो है वही है। मशीन पहले कितना, सपोज मशीन जो है नॉर्मली कितना, 500
प्रोडक्शन निकाल रही, कितना 500 वाटर बॉटल निकाल रही 1 घंटे में, कितना 1 घंटे में। तो मैं क्या करो, आप सिंपल बात है, आप बच्चे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपके पास टू व्हीलर या साइकिल है, आप क्या करते हो, टू व्हीलर या साइकिल की, साइकिल को थोड़ा बाजू में रखो, टू व्हीलर है, टू व्हीलर में आप क्या करते हो, मंथली उसका ऑयल चेक करते हो, ओके, गाड़ी की सर्विसिंग करते हो, उसको अच्छे से वॉश करते हो, पोंछते हो, उस पर ध्यान रखते हो। ये करने से क्या होगा, गाड़ी अच्छी से चलेंगी। फिर साल 2 साल के बाद गाड़ी अगर काम नहीं करे तो आप और मशीन भी खोलते हो, तो मशीन खोलने की वजह से वो बात अलग है, वो खर्चा भी बड़ा हो जाता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। सेम वही कंसेप्ट इधर भी है ना, बहुत बड़ा खर्चा हुआ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉर्मल मशीन, जैसे गाड़ी को अच्छे से चलाना है तो आप क्या करोगे, रोज धोगे, ओके, पेट्रोल डालोगे, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, तो आप क्या करोगे, उसको ऑयलिंग चेंज करोगे, उसको सेम वैसे मशीन का है। आप क्या करोगे, डेली लाइफ में वो मशीन है उसको पोछोगे, उसकी ऑयलिंग करोगे, उसकी साफ सफाई करोगे, उसमें जो खर्च हो रहा है जिसकी वजह से मशीन क्या करी, प्रॉपरली चल रही है, तो वो खर्चे को आप क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो यह बोला देखो मैंने, रिपेयर टू मशीनरी। सेम बिल्डिंग का भी आता है, रिपेयर टू बिल्डिंग। आपकी बिल्डिंग है, आप क्या कर रहे हो, 5-6 महीने में कलर दे रहे हो, ओके, अच्छे से खिड़की वगैरह बिठा रहे हो, मतलब बिल्डिंग का प्रॉपरली ध्यान रख रहे हो ताकि बिल्डिंग ठीक ठाक दिखे। नॉर्मल खर्चा कर रहे हो, लेकिन 2-3 साल बाद मैंने पूरी बिल्डिंग का रेवेन्यू खर्चा निकाला, मतलब मैंने उसका मेंटेनेंस, मतलब क्या, पूरा बिल्डिंग को कलर दे डाला, जहाँ खड्डे थे, जहाँ क्रैक थे, वो मैंने कर दिया, जिससे मुझे बड़ा खर्चा हुआ। अब जिसकी वजह से वो खर्च करने की वजह से अब बिल्डिंग काफ़ी दिन तक अच्छी दिखेंगी, 4-5 साल, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। छोटे मोटे खर्चे कर रहा हो ताकि मेरी बिल्डिंग ठीक ठाक दिखे, तो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत ईजी है। एक बात आपको याद रखना है, जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो प्रॉपर चलने के लिए आप जो खर्चा करते हो, डे टू डे का आपका जो बिजनेस है वो ठीक ठाक चलने के लिए जो खर्च करते हो, वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, इट्स बेनिफिट रिसीव ओनली फॉर शॉर्ट और लेस देन अ ईयर। इसका बेनिफिट आपको बहुत कम होता है। आप मुझे बताओ, मेरी कंपनी में जो वर्कर थे, एग्जांपल के तौर पे जनवरी महीना आ गया, जनवरी महीने के अंदर 1 महीना वर्कर ने काम किया। 1 महीने में वर्कर ने, एक पर्टिकुलर वर्कर ने सपोज 500 वाटर बॉटल बनाया, उसको मैंने बेच दिया, मैंने बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया, पटेल इंडस्ट्रीज ने। वो वर्कर को अब मैं क्या करूँगा, वो मेरा काम करके दे रहा है, जिसकी वजह से मेरा क्या हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, मैं उसको क्या करूँगा, सैलरी दूंगा, वो मेरा खर्चा हुआ। ओके, 1 महीना काम कर लिया, उसको, उसने मुझे फ़ायदा पहुंचा, मैंने उसको सैलरी दे दिया, बात खत्म। फिर फेब्रुआरी मंथ में क्या आएगा, फिर वो मेरे लिए काम करेगा, फिर उससे मुझे फ़ायदा होगा, फिर उसको मैं क्या करूँगा, सैलरी दूंगा। क्या ऐसा, मतलब इसका जो उसका फ़ायदा मुझे 1 महीने के अंदर ही हो रहा है, उसका पैसा तुरंत दे दे रहा हूँ। सेम वही एग्जाम्पल दो इलेक्ट्रिसिटी का, 1 महीने के अंदर मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिली, उसका मैंने प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया, मेरी मशीन चली, मेरा फ़ैन चला, एसी चला, कंप्यूटर चला, तो मैंने बिजनेस किया, तो जो बिजली का बिल आएगा मैं क्या करूँगा, पे करूँगा, बात खत्म। फिर फेब्रुआरी मंथ आएगा, वहाँ भी मैं सेम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करूँगा। टेलीफोन बिल का, टेलीफोन है, फ़ोन आ रहा है, वो भी मैं टेलीफोन बिल यूज़ करूँगा, इंटरनेट यूज़ करूँगा, जिसका फ़ायदा से मैं क्या, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, जिस तरह से मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, ओके, फेब्रुआरी मंथ में मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, उससे मैंने फ़ायदा उठा लिया, ओके, फ़ायदा उठा लिया, इलेक्ट्रिसिटी मैंने यूज़ भी कर लिया, फ़ायदा भी उठा लिया, और वही मंथ में मैंने क्या कर दिया, उसके पैसे भी दे दिए। समझ में आ रहा है। उसी तरह से मुझे इंटरनेट का बिल आ रहा है, टेलीफोन का बिल आ रहा है, इंटरनेट के बिल के ज़रिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऑडोटाइज कर रहा हूँ, मतलब मैं इंटरनेट का बिल, टेलीफोन का बिल, ये जो भी यूज़ कर रहा हूँ मेरे बिज़नेस के लिए यूज़ करो, ताकि मेरा बिज़नेस ठीक ठाक चले। अब आपको पता है टेलीफोन का काम और इंटरनेट का काम क्या होता है, अलग अलग होता है, वो छोड़ दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल, इंटरनेट का बिल, ये सैलरी, ये सब क्या होते हैं, ये इसका बेनिफिट रिसीव होता है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। 1 महीने के लिए मैंने बेनिफिट यूज़ कर लिया, पैसे उसका खर्च हो गया, मैंने बेनिफिट यूज़ कर लिया, बदले में मैंने पैसे दे दिया, बात खत्म। फिर फेब्रुआरी महीना आया, फेब्रुआरी महीने मैंने वही किया, बेनिफिट यूज़ किया, बात खत्म। उसको बोलते हैं, इसका जो होता है काफ़ी कम दिनों के लिए होता है, इसका फ़ायदा हमें काफ़ी कम दिनों के लिए होता है। ओके, और इट डजन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एनी एसेट। इस अब ये जो है ना, ये डजन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एनी एसेट, वो इधर से रिलेटेड है, ये देखो इससे। मैंने अगर कभी मशीन है, उसमें कोई रिपेयर किया, छोटा सा ऑयलिंग क्या वगैरह, थोड़ा बहुत पार्ट खराब तो डाल दिया, उससे मेरा एसेट इंक्रीज होगा क्या, एक एसेट की प्राइस थी 50 लाख रुपीज़, कितना, 50 लाख। वो ये जो मशीन है ना, ये मैंने इसका छोटा मोटा काम किया 2-3 हज़ार का, तो मुझे बता, 2 या 3 हज़ार का काम करूँगा तो ये 50 लाख की वैल्यू बढ़ेगी क्या, नहीं। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से एसेट की कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती। लेकिन मैंने लास्ट टाइम बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने 8 लाख का खर्च कर डाला, 8 लाख का। ओके, तो 8 लाख का बड़ा खर्चा था, जिसकी वजह से क्या हो रही, मेरी एसेट की कॉस्ट बढ़ रही, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में था। ओके, उससे ये 8 लाख मैंने क्या माना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर ये महीने में मैंने अगर 2000 खर्च करा होगा, 2000,
तो 2000 को मैं क्या बनूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, इट डजंट इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 50 लाख की जो थी मेरी मशीन थी, कितनी, 50 लाख की, ये 2,02,000 मैंने खर्च इसलिए किया कि ऑयलिंग डाल रहा हूँ, ओके, थोड़ा उसका रिपेयरिंग कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है नहीं। वो मशीन पहले 500 वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, और अभी भी ये ऑयलिंग करने से या थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करने से भी वो 500 ही वाटर बॉटल निकाल रही, तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है क्या, नहीं। ओके, लेकिन ये 8 लाख खर्च करने से वो मशीन की काफ़ी टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, जिसकी वजह से वो मशीन अब 500 वाटर बॉटल आधे घंटे में कर रही है और 1 घंटे में 1000 वाटर बॉटल बना रही है, तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई ना। तो इसलिए हम वो खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, और ये 2000 वाले खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है और उसकी कॉस्ट भी नहीं बढ़ती, किसकी, एसेट की। ओके, 7 पॉइंट देखो, इट्स अ रिकरिंग नेचर एंड अगेन। आप मुझे बताओ, आपकी जो 2 व्हीलर है वो आप चला रहे हो, आपने उसके अंदर ऑयल डाल दिया, 1 महीने बाद ऑयल डाला, ओके, फिर दूसरे तीसरे महीने फिर आपको ऑयल डालना पड़ेगा ना, फिर उसको 2-3 महीने बाद फिर आपको गाड़ी धोना पड़ेगी, मतलब अगेन 2 या 3 महीने पर्टिकुलर टाइम में ये खर्चे होते ही रहते हैं। ओके, लेकिन आपने आपकी मशीन खोला, आपने कुछ बड़ा पार्ट उसमें डाल दिया, एक बार डाल दिया तो कम से कम 2-4-5 साल तो खोलना ही खोलना नहीं है, वो बहुत दिनों के बाद खर्चा होता है, लेकिन छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं वो होते ही रहते हैं। उसी तरह से बिल्ड आपकी जो मशीन है कंपनी के अंदर, जिसके ऊपर वाटर बॉटल में बनाता हूँ, ये वाटर बॉटल बनाने का जो मेरा बिजनेस है, अब इसमें ऑयलिंग करना, हाँ, उसकी सर्विसिंग करना, ये खर्चे कैसे अगेन एंड अगेन होते रहते हैं। वही वो मशीन को अगर मैं ध्यान रखूंगा तो मशीन मेरा प्रोडक्शन बना के देंगे ना, जब प्रोडक्शन अच्छा बनेगी तो बेचूंगा तो मुझे पैसे आएंगे ना, ऐसे कैसे आएंगे। तो ये मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डे टू डे एक्सपेंसेस होता है, मैं खर्च कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इनकम कमाने के लिए। बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। सर रिवेन्यू क्यों, मेरी इनकम होना चाहिए, खर्च करोगे तो इनकम होगी ना, खर्च कैसे करोगे, वो मशीन को, वो वर्कर को, हर चीज़ पे मैं ध्यान रखूंगा तो वो लोग अच्छे से काम करेंगे, वो लोग अच्छे से काम करेंगे तभी तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और उनको ध्यान कैसे रखना, उनको टाइम टू टाइम पेमेंट करना है, मशीन है तो उसका टाइम टू टाइम ध्यान रखना है, उसका छोटे मोटे खर्चे करना है। ओके, समझ में आ रहा है, यस और नो, ओके। द अमाउंट स्पेंड ऑन दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट रिलाइजेबल। रिलाइजेबल मतलब क्या, आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनो। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने 8 लाख खर्च किए थे मशीन के ऊपर, कितने, 8 लाख, तो अब 8 लाख खर्च कर दिए, तो टोटल मैंने कितने खर्च कर दिए, पहले 50 लाख थे और अब 8 लाख, कितने हो गए, 58 लाख। अब मुझे बताओ, 2 साल पहले जब मैंने 8 लाख नहीं खर्च किया था तो मशीन की वैल्यू कितनी थी, 50 लाख, मैंने 50 लाख की लिया था, 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, 40 लाख, डिप्रिसिएशन हो गया ना मशीन की वैल्यू। समझ में आ रहा है भाई, कोई भी चीज़ आप खरीदते हो तो 2-3 साल बाद उसकी प्राइस कम हो जाती है, तो 50 लाख की मशीन की प्राइस कितनी हुई, 40 लाख, बेचने गया तो 40 लाख मिलेंगे, मैं बेच नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, मार्केट प्राइस बता रहा हूँ उसकी। लेकिन वो मशीन को मैंने कुछ खर्च कर लिया, ओके, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी डाल दिया, बहुत सारा अच्छा उसमें चेंजेस कर दिया मशीन में, अब वो 8 लाख खर्च कर दिया, तो मुझे, आपको क्या लगता है कि अब 8 लाख खर्च करने के बाद मैं मशीन 40 लाख की बेचूंगा कि नहीं, कम से कम 50 लाख की तो बेचूंगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा खर्च किया है। तो इसको, इसलिए ये 8 लाख को मैं क्या बोलूँगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन मैं ये मशीन से 2000 का खर्च कर रहा हूँ, ऑयलिंग कर रहा हूँ, मेंटेनेंस कर रहा हूँ, छोटे मोटे काम कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ 50 लाख की मशीन, ये 2000 खर्च करने से इसकी वैल्यू बढ़ेगी क्या, नहीं। तो यही हुआ, देखो ना, मैंने कहा ना, अमाउंट स्पेंड ऑन दिस एक्सपेंडिचर, मैंने 2000 सपोज खर्च किए, तो ये नॉट रिलाइजेबल है, ये इसके आपको वापस रिलाइजेबल नहीं हो। रिलाइजेबल मतलब क्या, जो वैल्यू आप, जो एक्सपेंडिचर आपने कर दिया, खर्च कर दिया, उसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। नहीं समझा ना, समझाता हूँ, देखो आपने क्या किया, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिसिटी बिल वापर, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली, बिजली वापरा, बिजली यूज़ की, ओके, बदले में आपने क्या कर दिया, उसको पेमेंट कर दिया, बात खत्म। एक आपके वर्कर थे, उसने जनवरी महीने में आपके लिए काम करा, आपने उसको पेमेंट दे दिया, बात खत्म। तो ये रिलाइजेबल नहीं, इसको बेच के आप पैसे निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी मैंने खर्च, आप ऐसा बोल सकते हो, मैंने आपको 1 महीना आपकी बिजली यूज़ किया, बदले में मैंने आपको बिजली का बिल पे किया, अब ये बिजली में किसी और को बेचूंगा, बिजली दिखती क्या, यूज़ कर लिया, बात खत्म हो गई ना। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं था, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखता है। अब मुझे बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, समझ में आ रहा है, ये चीज़ें हैं, इसके खर्च करने को हम, इसके ऊपर जो खर्च करते हैं और वो एसेट लाते हैं, परचेज ऑफ फिक्स एसेट लाते हैं अपने बिजनेस में, ओके, उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल यूज़ करते हैं, किसको, वो किसको, मशीन्स को, वो बिल्डिंग को, वो फर्नीचर को, जो भी हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो फिक्स एसेट वाला, तो 2-3 साल, 4-5 साल जब यूज़ करेंगे, बाद में बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, रिटर्न, बेच के पैसे जो आएंगे उसको हम बोलते रिलाइजेबल। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसे कोई खर्चा ही नहीं है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी आपने दे दिया, बात खत्म, वो कहाँ दिख रही सैलरी, उसने मेरे लिए काम किया,
मैंने पैसे दे दिया, बात खत्म। मैंने इंटरनेट लगवाया, इंटरनेट से मैंने फ़ायदा उठाया, बिल पे कर दिया, बात खत्म। इलेक्ट्रिसिटी मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुई, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर लिया, उसका बिल पे कर दिया, बात खत्म। मतलब इसके अंदर रियलाइजेबल की बात ही नहीं आती, फिक्स एसेट में आती, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर चीज़ दिखती है आपको, आपकी लैंड है, वो बिल्डिंग है, वो एसेट होता है। ओके, आप यूज़ करते हो कुछ पर्टिकुलर ईयर में, आप बेच देते हो, तो ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? ये सुनो, उसको तो रियलाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर रियलाइजेबल होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रियलाइजेबल नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो मेरे 50 लाख की मशीन है, ध्यान से सुनो, मैंने उसके अंदर 2,000 खर्च कर दिया, तो मशीन की वैल्यू बढ़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि वो रियलाइजेबल है ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये खर्चे डे टू डे वाले होते हैं, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जो हमने क्या करते, बिजनेस चलाने के लिए खर्चे करते। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट देखो, इसका हर एक बात देखो। इन शॉर्ट, द पर्पज ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है? टू मेंटेन और रन द बिजनेस। हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पर्पज ही क्या होता है? बिजनेस को चलाना। ओके, इफ द पर्पज इज टू इम्प्रूव द बिजनेस, याद रखो, अगर मुझे बिजनेस को चलाना नहीं, चलाना तो है, लेकिन बिजनेस को एक्सपांड भी करना है, तो एक्सपांड करने के लिए जो खर्चे कर रहे हो, तो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई एक्सपांड करने के लिए आप क्या खर्च करोगे? बिल्डिंग को बड़ा करोगे, ओके, 2 मशीन से 4 मशीन खरीद करोगे, तो मतलब फिक्स एसेट के ऊपर खर्च कर रहे हो ना, तो बिजनेस क्या कर बड़ा कर रहे हो, तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो। एंड समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? एंड दीज आर द नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और दो बातें, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग कब करते हैं? बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए। और याद रखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या? बिजनेस को चलाने के लिए, डेली का बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, रन करने के लिए जो खर्च करते हैं, वो हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, बड़ा करने के लिए जो खर्च होता करते हैं, उसका हम कहते हैं रेवेन्यू, उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बात याद रखो, दिस आर द डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, खर्चे होते डे टू डे वाले खर्चे। दूसरे ये खर्चे हम लोग कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में जाते हैं। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये जो दिख रहा है, मैंने सैलरी पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, रेंट पे किया, ये मेरा खर्चा है, तो ये खर्चा आपका कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड क्या होता है? सारा खर्चे, जितने भी खर्चे बिजनेस में होते हैं, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? ओके, अब मैंने क्या किया? रेंट पे करा, ओके, सैलरी पे कर दिया, वेजेस पे किया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे किया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मतलब क्या? मैंने अगर कोई बॉटल बनाया, ये बॉटल में अगर बना रहा हूँ, ये बनाने के बाद मुझे इसको बेचना है, तो बेचने के लिए मैं थोड़ा बहुत एडवर्टाइज कर दिया, तो एडवर्टाइज का खर्चा मतलब क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं खर्च क्यों कर रहे हैं? भाई मैं एडवर्टाइज करूँगा तो लोगों को पता चलेगा ना, लोगों को पता चलेगा तो मेरा माल बिकेगा, मेरा माल बिकेगा तो मेरा इनकम होगा, तो वो खर्चा आपका क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एडवर्टाइज करते रहते हो ना, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, दूसरे वो अगेन एंड अगेन। याद रखने का, एक बात हमेशा याद रखने का, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा हमेशा नहीं होता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा होता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद होते ही रहता है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब क्या? आपका जो स्टाफ होगा कंपनी का, अकाउंटेंट वगैरह, उसको जो सैलरी देते हैं, वो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, गुड्स परचेस कर रहे हो, बहुत सारी सब चीज़ें हैं ना, ये सब अलग अलग एग्जांपल है। ओके, ये सब एग्जांपल मैं आपको एक बार आगे बताऊंगा। अब इसलिए आपको यह मुझे बताना यही था कि इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये है कि वो डे टू डे खर्चे वाला होता है, और कैपिटल ये होता है जो परचेस ऑफ फिक्स एसेट वाला होता है। ओके, समझ में आया? अब मैं वापस थोड़ा सा और ढंग से बताता हूँ, मैंने बहुत डीप में बनाया है स्लाइड जो बनाया है, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। एक बात याद रखो, एक्सपेंसेस इंकर टू कैरिंग ऑन द बिजनेस। भाई मुझे क्या करना? बिजनेस चलाना है। क्या करना है? मुझे बिजनेस को चलाना है। तो मैं क्या करूँगा? बिजनेस चलाने के लिए भाई रेंट दूंगा, ओके, सैलरी दूंगा, वेजेस दूंगा, एडवर्टाइज का खर्चा करूँगा, टैक्स पे करूँगा। भाई गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा नहीं तो गवर्नमेंट मुझे बिजनेस करने देंगी क्या? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूँगा, इंश्योरेंस पे करूँगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, मेरे डे टू डे वाले बिजनेस, ये खर्च कर रहा हूँ, उससे मेरा बिजनेस क्या हो रहा है? रन हो रहा है। ओके, दूसरा देखो, एक्सपेंडिचर ऑन गुड परचेस फॉर द रीसेल। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस फॉर द रीसेल, हमको अब इसको जानना, ये सब छोड़ दो, ये थोड़ा डीप में है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको से इतना जानना है, ज़्यादा बोलूँगा तो आप भूल जाओ। एक्चुअली ये जो स्लाइड्स मैंने अक्सर बनाया ना, कुछ सीए के बच्चों के हिसाब से बनाया, तो कुछ डेटा मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया था, वो आपको इतना ज़रूरी नहीं। जहाँ जहाँ मैं आपको ओमिट करता हूँ ना, वो इसलिए ओमिट करता हूँ कि वो आपको फ़िलहाल नहीं है, वो मैंने सीए के बच्चों के लिए या हायर एजुकेशन के लिए बना के रखे,
जो आएगा तो आपको मैं एक दिन ज़रूर बताऊंगा, जब वक्त आएगा तो बता दूंगा, फिलहाल आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इससे आपको इतना याद रखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, परचेस ऑफ फिक्स एसेट, ओके। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, डे टू डे एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, मतलब रन करने के लिए होता है। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मैंने एक से पहले बताया था, फिक्टिशियस एसेट्स में बताया था, ओके। वो फिक्टिशियस एसेट था ना, उसके अंदर। अब देखो, दिस आर एक्सपेंसेस विच आर बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर, बट देयर बेनिफिट इज अ derive for many years is called as deferred revenue expenditure। नहीं समझा ना सर, पढ़ने के बाद कैसे समझेगा, अब एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा। These are the expenses which is basically revenue in nature, but their benefit is derived for many years is called as deferred revenue expenditure। एक बात याद रखो, ये वो खर्चे होते हैं, एक बार आपने कर लिया ना, बड़ा बल्क खर्चा होता है, लेकिन इसका फायदा आपको काफ़ी दिनों तक होता है। इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफर लटकाना। एक बार आपने खर्च कर लिया तो उसका फायदा आपको काफ़ी दिनों तक होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कौन सा ऐसे होता है, देखो फॉर एग्जांपल ध्यान से इधर देखो, मैंने क्या किया, मेरा एक सपोज दूसरा एक बिजनेस है, न्यू मुझे ओपन करना है, मैंने कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस ओपन किया, तो नवा बिजनेस था, लोगों को मालूम नहीं, तो मुझे एडवर्टाइज करनी थी। तो मैंने क्या किया, द एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट 5 years इज मेड दिस ईयर एंड फुल अमाउंट of 5 years paid in this year. So in this expenditure is of the current year as well as for the next 4 year। मैंने क्या कर दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एडवर्टाइजमेंट कंपनी से, उनको कहा ये लो पूरी अमाउंट 5 साल की आज के आज लो, और हर साल मेरे क्या करो एडवर्टाइज करते रहो, हर महीना मेरा एडवर्टाइज करते रहो, कब तक, 5 साल तक। कब तक, 5 साल तक। तो इस केस में क्या हुआ, देखो, द एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 4 year इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, 5 years का कॉन्ट्रैक्ट किया, कितने ईयर्स का, 5 years का क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। 5 साल का मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने 5 साल का इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हर साल एडवर्टाइजमेंट कंपनी मेरे, हर साल या हर महीना जो भी हो, जो मैंने डिसाइड किया होगा, वो कंपनी मेरी क्या करेगी, एडवर्टाइज करेगी, जिससे मुझे फ़ायदा होगा। तो 5 साल का जो एडवर्टाइज का पैसा था मैंने वो आज ही दे दिया, वो सपोज मैंने 5 लाख दे दिया। तो मुझे बताओ, अब ये 5 लाख मैंने कितने साल के लिए दिया, 5 साल के लिए दिया, तो हर साल ये कंपनी क्या करेगी, मेरा एडवर्टाइज करेगी, क्या करेगी, एडवर्टाइज। आप मुझे बताओ, तो 5 साल ये एडवर्टाइज करेगी, तो ये जो 5 लाख मैंने ये साल दिया, तो ये 5 लाख मेरा खर्चा आज का है क्या, नहीं, पूरे 5 साल का है। कितने साल का है, 5 साल का। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाता है, खर्चा है ना ये सब। ये तो जो खर्च होता है ना बच्चों, ये खर्च 5 लाख जो है ना, मैं एक साथ नहीं डालूंगा, 5 साल के लिए डालूंगा, क्योंकि ये मैंने इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए किए, 5 साल के लिए किए। पहले साल कितना डालूंगा, 1 लाख रुपए डालूंगा, दूसरे साल 1 लाख, तीसरे साल 1 लाख, चौथे साल, 5वें साल, ऐसे हर साल इसको 1-1 लाख रुपए डालूंगा। तो ये लटका लटका के डालूंगा ना, डेफर लटकाना, इसलिए एक्सपेंसेस को हम डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कि आप जो एडवर्टाइज का जो मुझे फ़ायदा होने वाला है, ये अगले 4 साल और होने है, ये साल अगर कंसिडर करके छोड़ के अगले 4 साल मुझे फ़ायदा होने वाला है, तो टोटल 5 साल का फ़ायदा है। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ, येस और नो, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, येस और नो, समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ, क्लियर हुआ। एक ही बात याद रखो, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका जो एक बार आप खर्च कर देते हो और उसका फ़ायदा अगले कुछ साल तक लेते हो, तो उससे आगे वो फ़ायदा आपको अगले 4-5 साल तक होने वाला है, तो उसका जो खर्चा आज हम पूरा नहीं डालेंगे, फ़ायदा कितने साल तक होने वाला है, 4 साल तक, तो खर्चा भी हम 4 साल में डिवाइड कर देंगे। अब 5 लाख था, ओके, 5 लाख मैंने खर्च कर दिया आज मैंने कंपनी को पूरे 5 लाख दे दिया और कहा 5 साल में मेरे एडवर्टाइज करो, तो अब मुझे फ़ायदा कितने साल होने वाला है, 5 साल होने वाला है। तो ये 5 लाख पूरा खर्चा आज थोड़ी डालूंगा, ये 5 लाख में से 1 लाख में बताऊंगा आज डालूंगा, अगले साल हर 1 लाख डालूंगा, हर 1 लाख डालूंगा, कहाँ डालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब क्यों डालूंगा, क्या डालूंगा, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा, वक्त आने पर ज़रूर बताऊंगा। याद रखो, कुछ बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि और नाउ यू आर इन द न्यू इन द अकाउंट, तो आपको मैं कन्फ्यूज़ करना नहीं चाहता हूँ, सभी बातें आज के आज बता के, आज तो आज पूरा अकाउंट पढ़ना नहीं है ना आपको, वक्त आने में बताऊंगा मैं 1-1 लाख रुपए मैंने क्यों डिवाइड किया। आपसे इतना याद रखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका वो एक्सपेंडिचर होता है, कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका फ़ायदा आपको हर साल थोड़ा थोड़ा होता है, जिसका इन्वेस्टमेंट आप आज करते हो एक साथ,
ओके, समझ में आ रहा है। आज आपने पूरी 5 लाख की अमाउंट पे कर दी और 5 लाख की अमाउंट पे करोगे तो ये साल आपको कंपनी आपकी एडवर्टाइज करेगी, तो एडवर्टाइज करने से आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। जितने लोगों को मालूम पड़ेगा वो आपके पास आएंगे और आपके वाटर बॉटल परचेस करेंगे। फिर अगले साल भी कंपनी क्या करेगी, आपको एडवर्टाइज करेगी। जितने लोगों को मालूम पड़ेगा वो आपकी कंपनी में आएंगे और आपको फ़ायदा होगा। तो ये फ़ायदा आपको हर साल 5 साल तक होते रहेगा। तो जब फ़ायदा हर साल हो रहा है तो खर्चा मैं आज क्यों दिखाऊँ, पूरा के पूरा टोटल पूरा कंप्लीट खर्चा आज ही दिखा सकता ना। ये 5 लाख का खर्चा भी मैं क्या करूँगा, हर साल क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। समझ में आ रहा है। इस साल के खर्चे, इस साल की इनकम, इसी साल के खर्चे, याद है ना, अकाउंटिंग कंसेप्ट में पढ़ाया था, वो है यहाँ। ओके, सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ ओवर द नंबर ऑफ ईयर। सच एक्सपेंडिचर रिटर्न, रिटर्न मतलब क्या, ओवर द नंबर ऑफ ईयर, मतलब ये जो खर्चा है ना ये रिटर्न ऑफ होता है नंबर ऑफ ईयर। सच रिटर्न अमाउंट इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अनरिटर्न अमाउंट इज शोन एन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सर ये नहीं समझा, आपको समझा दो कि ठीक, थोड़ा बता देता हूँ, देखता आपको कितना समझ में आता है। थोड़ा कंसेप्ट लेंदी हो जाएगा ये, लेकिन समझा देता हूँ। देन मैंने आपको एक चीज़ बताया था बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट में क्या होता है, एक एसेट साइड होती है और एक लायबिलिटी साइड होती है। एसेट साइड के अंदर आप जो आपका एसेट है वो लिखते हो और बैलेंस शीट के अंदर जो आपका लायबिलिटीज है वो लिखते हो। अब मुझे बताओ मैंने क्या किया, 5 ईयर्स, कितना, 5 ईयर्स का एडवर्टाइज का खर्चा कितना गया, 5 लाख। ओके, तो 5 साल का क्या है ना, मैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, देखो आपको जितना समझ में आ रहा है उतना समझो, जितना नहीं आ रहा उतना छोड़ दो, वक्त आने में आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। पे एंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैं जो है ना ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैंने कौन सा खर्चा किया, एडवर्टाइज का खर्चा किया, एडवर्टाइज एक्सपेंसेस, उसको मैं क्या दिखाऊंगा, 1 लाख। तो अब बचा कितना, 4 लाख। तो 4 लाख, सर अब दो बातें आती हैं, सर ये 5 लाख मैंने दिया तो मैंने कंपनी को एक साल पूरे 5 लाख रुपए दे दिया ना, तो मेरा तो खर्चा हो गया। तो खर्चा हो गया तो ये 4 लाख आप एसेट क्यों बता रहे हो, ये 4 लाख मैं ना बैलेंस शीट में लिखूंगा। कहाँ लिखूंगा, बैलेंस शीट में। सपोज ये मेरा एसेट साइड है, कौन सा साइड है, एसेट, और ये मेरा लायबिलिटी है, तो ये मैं लिखूंगा डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें कौन सा खर्चा है, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कितना है ये, 4 लाख। सर क्यों 4 लाख लिखा, वो इसलिए लिखा 4 लाख, ये 4 लाख रुपए का मुझे फ़ायदा होने वाला है ना, क्योंकि मैंने एक बार कंपनी को 5 लाख दे दे, अब कंपनी मेरा क्या करने वाली है, हर साल मेरा क्या करने वाली है, एडवर्टाइज करने वाली ना, तो एडवर्टाइज करने से मुझे क्या होने वाला, पैसा आने वाला है, तो ये 4 लाख का मुझे फ़ायदा होने वाला है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, ये सर नो। उसे 4 लाख को मैंने क्या कंसिडर कर दिया, एसेट मान लिया, ये मान लिया मैंने, ये हो गया फर्स्ट ईयर। ओके, जो सेकेंड ईयर आएगा, पहला साल खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे साल में वापस ये वही आएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना हो गया, 1 लाख था, मैंने हर साल 1-1 लाख में डिवाइड किया ना, तो दूसरे साल में मैं कितना खर्चा बताऊंगा, 1 लाख। जब 5 लाख में से मैंने ये 1 लाख और ये 1 लाख खत्म कर दिए तो बचे कितना, 3 लाख। तो अब नेक्स्ट ईयर में बैलेंस शीट में कितना दिखाऊंगा, 3 लाख दिखाऊँ, क्योंकि 3 लाख का मुझे और फ़ायदा बाकी है, 3 लाख की मैं एडवर्टाइज और कर सकता हूँ। उसके अगले साल फिर मैं 1 लाख एक्स्ट्रा खर्चा करूँगा, फिर बचे कितने, 2 लाख, फिर बचेंगे 3 लाख, बाद में 1 लाख, बाद में ज़ीरो। ज़ीरो होने के बाद वो जो ये था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बैलेंस शीट से निकल जाएगा। सर मैंने यहाँ क्यों लिखा, भाई मेरे पास कितने थे, 5 लाख मैंने उनको एडवांस में दे दिए, एडवांस में दे दिए, तो अब मैं 5 साल तक फ़ायदा उठाने वाला हूँ ना उस एडवर्टाइज का। जो फ़ायदा उठाने वाला हूँ वो फ़ायदा उठाने को मैं एसेट मानूंगा, उसलिए मैं जितना फ़ायदा उठाने वाला हूँ, जितनी अमाउंट को उठाने वाला हूँ, उतनी अमाउंट क्या करूँगा, मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा, और जितनी अमाउंट मैंने खर्च कर दी, कम हो गए, उतनी अमाउंट में पे एंड अकाउंट में लिखूंगा। देखो जितना समझ में आए उतना समझो, जितना नहीं आए उतना छोड़ दो। से इतना याद रखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है, वो एक्सपेंडिचर होता है जो आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो और उसका फ़ायदा एक बार आप इन्वेस्ट करते हो और उसका फ़ायदा काफ़ी साल होता है, मतलब 2-4-3-4 साल तक यूज़ करते हो, बस इतना याद रखो। ओके, आपको जब नेक्स्ट अगर मेरे से सीए फाउंडेशन का क्लासेस ली तो उसमें मैं वो डीप में पढ़ाऊंगा। मैं अब ये मान रहा हूँ कि आप छोटे बच्चे हो, ये सब बातें बता के मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता, आपको जितना ज़रूरी है मैं उतना ही बता रहा हूँ। गॉट इट, ओके। अब देखो ये बहुत सारे खर्चे, वही अभी डेफर रेवेन्यू वाले कुछ कोई बता देता हूँ मैं। दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर बेसिकली रेवेन्यू नेचर बट बेनिफिट इज मोर देन द ईयर इट एक्सटेंड बियॉन्ड द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इंकर्ड। अब वही बात हो रही, ये जो खर्चे हैं ना ये रेवेन्यू नेचर की है,
ओके। इसका फ़ायदा मैंने अगर 5 साल की खर्च कर दिया, 5 लाख रुपए मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, लेकिन इसका फ़ायदा जो 5 लाख रुपए जो खर्च कर दिया, इसका फ़ायदा मुझे ये साल नहीं होने वाला, ये साल तो होने वाला है, अगले 4 साल भी होने वाला है ना, उससे मोर देन ईयर बोला है। समझ में आ रहा है? ये एक्सटेंड बियॉन्ड द फाइनेंशियल ईयर, इसका फ़ायदा एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं होने वाला, 5 फाइनेंशियल ईयर में होने वाला, अगले 5 साल में होने वाला है। ओके, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या आपका, हेवी एडवर्टाइजमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब आप न्यू प्रोडक्ट एक लॉन्च करते हो तो हेवी एडवर्टाइजमेंट, ओके, ये आपका क्या हुआ, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अब ये सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, हेवी लॉस, वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट, डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर, इसको छोड़ दो, ये बताऊंगा वक्त आने पे। अब से इतना याद रखो, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मैंने आपको तब भी बताया था, कंपनी जो ओपन होती है ना, कंपनी स्टार्ट होती, तो कंपनी स्टार्ट होने से पहले जो आप खर्च करते हो उसको तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और एक बार कंपनी स्टार्ट हो गई तो पहले क्या हुआ खर्चा होता है, उसका आप क्या होते हो, बाद में फ़ायदा उठाते हो, कई सालों तो फ़ायदा उठाते हो, उसलिए खर्च को हम लोग क्या कहते हैं, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ओके, और प्री कॉर्पोरेशन का मतलब प्रीलिमिनरी होता है, कॉर्पोरेशन मतलब क्या, कंपनी, कंपनी स्टैब्लिश होने से पहले आप लोग जो खर्च करते हो वो खर्च को आप बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, और प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस आपका डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। क्यों डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, एक बार आपने कंपनी बनाने के लिए जो खर्च कर दिया उसका फ़ायदा आपको अगले कई सालों तक होने वाला है, इसलिए हम ये खर्च को डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, गॉट इट। ओके, इसको जाने दो, आगे जो अगले एग्जाम्पल, इसी 3-4 याद रखो। ओके, अब नेक्स्ट देखो, या तो आपको समझ में आया। अब मैं आपको पूरा चार्ट का, मैंने आपको क्या पढ़ा है अभी, इतना समझ में आया, एक्सपेंडिचर का पूरा क्लियर हो गया। अब मैं वापस रिटर्न जाता हूँ, देखो फिर रिटर्न जाता है, रिटर्न 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 रिटर्न। ये देखो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं, दो, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, एसेट परचेस करते हो, कौन था, फिक्स एसेट, और एसेट का वैल्यू का, एसेट जो है वो उसका वैल्यू का जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। ओके, मतलब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप फिक्स एसेट परचेस करते हो, और फिक्स एसेट आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप खर्च करते हो, छोटे मोटे खर्चे जो बिजनेस को रोज को चलाने के लिए यूज होते हैं, और ये खर्चे कहा जाते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और आपको एक बात याद रखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो आप खर्च करते हो क्या करने के लिए, एसेट के लिए, एसेट के लिए आप जो खर्च करते हो तो होल्ड रहता है। होल्ड मतलब क्या, मैंने कहा ना, मैंने मशीन परचेस की, फर्नीचर परचेस किया, बिल्डिंग परचेस की, लैंड परचेस की, आपको आप उसको यूज़ कर रहे हो, यूज़ करने के बाद 10 साल बाद आप उसको बेच भी दोगे तो आपको उससे पैसा मिलेगा ना, क्योंकि वो होल्ड रहता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपने सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रेंट, ये सब खर्चे होते हैं, ये खर्चे उड़ जाते हैं ना, आपने उनसे क्या क्या यूज़ कर लिया, उनकी सर्विस ले लिया, उनको पैसे दे दिया, बाद में उनको बेच के पैसे आएंगे, सैलरी को कैसे बेचोगे आप, बेचने वाली चीज़ थोड़ी ना होती। तो ये खर्चे उड़ जाते, और उड़ने के लिए उसलिए ये एक ही साल में ख़त्म हो जाते, और ये खर्चा हम लोग कहाँ ले जाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर देते। देखो जितना समझ में आए उतना समझो, ये आपको आगे चल के समझ में आने ही वाला है। सिर्फ आपको एक बात याद रखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो परचेस ऑफ फिक्स एसेट के लिए होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है टू रन द रेगुलर बिजनेस। अब आता है रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। अब कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट को पढ़ाने से पहले एक बात बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनो, मतलब वही बता रहा हूँ, ये जो रिसिप्ट मतलब क्या, इनकम। अब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा हो गया, अब रिसिप्ट मतलब इनकम, पैसा आ रहा है आपको। अभी तो पैसा जा रहा था, अब पैसा आ रहा है। तो पैसा आ रहा है तो दो तरीके से आ रहा है, एक जैसे कि पैसा जा रहा था तो दो तरीके में जा रहा था, कैसे जा रहा था, एक परचेज ऑफ फिक्स एसेट खरीदी करने में, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा था, और एक पैसा कहाँ जा रहा था, बिजनेस को चलाने में जा रहा था। बिजनेस अब जो डे टू डे बिजनेस को रन कर रहे थे, वो रन करने में जो खर्चा आ रहा था उसको हम लोगों ने क्या बोला था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, जिस तरह से खर्चा आ रहा था, आपने दो बातें, खर्चे को और एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। उसी तरह से आपको इनकम भी आती है, बिजनेस में आप कमाते भी हो ना, तो कमाते भी दो तरीके से हो, एक कैपिटल रिसिप्ट में कमाते हो, एक रेवेन्यू रिसिप्ट में कमाते हो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर था या कैपिटल रिसिप्ट है। सर कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, तो देखो कैपिटल रिसिप्ट मतलब पाया, क्या बोला मैंने, पाया। सर पाया क्या है, पैया नहीं, पाया, पाया, पाया कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। मतलब क्या, ध्यान से सुन, बताता हूँ मैं वन बाय वन। गेटिंग फंड फॉर द बिजनेस आर कैपिटल रिसिप्ट।
इन अदर रिसिप्ट receipt other than business income are capital receipt. Capital receipt are those receipts which are early create liability or reduce the asset. Capital receipt are non-recurring in nature. This sort of the receipt are also not received by everyone now and then. सर कुछ नहीं समझा, समझेगा भी नहीं, जो एक्सप्लेन करूंगा तभी तो समझेगा। सुनो, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, ये पाया है, सिंपल बात है। कैपिटल रिसिप्ट एक बात हमेशा याद रखने का, वो कभी भी, क्या बोला मैंने, कैपिटल रिसिप्ट कभी भी मेहनत से नहीं आता है, बैठे बैठे मिल जाता है हमें। कैसे मिलता है? बैठे बैठे, मतलब कैपिटल रिसिप्ट ये बिजनेस नहीं करना पड़ता है। एक्चुअली मैं सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ, कैपिटल रिसिप्ट ये बिजनेस करके आप पैसे नहीं कमाते हो, चीज़ को मतलब गुड्स को सेल करके पैसे नहीं कमाते हो, ये ऐसे ही कमा लेते हो, बिना मेहनत के कमा लेते हो। वो कैसा, ध्यान से सुनो। आपने क्या किया, आपका बिजनेस का जो कुछ एसेट था, फर्नीचर था, ये तो आपने बेच दिया, ये आपने बेच दिया, आपको इनकम आया, आपने मेहनत किया क्या? नहीं, उठाया बेच दिया, आपके पास पैसा आया। या बिजनेस ने, मैं पटेल इंडस्ट्री हूँ, मैं पटेल हूँ, मेरी कंपनी क्या, पटेल इंडस्ट्रीज, मैंने क्या किया, बिजनेस के अंदर, मैंने बिजनेस के अंदर क्या किया, एसेट लाया, कैश ला कर दिया। तो बिजनेस को एसेट, बिजनेस को क्या मिला, कैश मिला, एसेट मिला। तो बिजनेस ने मेहनत किया, बिजनेस ने कुछ चीज़ बेचा क्या? नहीं, उसको ऑटोमेटिकली मिल गया। या बिजनेस ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, मतलब मैं बैंक से लोन लेना, एसेट को बेचना या ओनर कंपनी में पैसा डालना, ये 3-4 चीज़ें होते जिसके वजह से बिजनेस को कुछ मेहनत नहीं करना पड़ी, बिजनेस को ऑटोमेटिकली पैसे आ गए बिना मेहनत के। तो हम इसे क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। अब शायद आपको थोड़ा समझ में आया होगा, आपको पूरा समझ में आएगा। अब मैं पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले देखो, गेटिंग फंड, पटेल इंडस्ट्रीज को फंड मिला, किसने दिया? उसके ओनर ने। देखा, गेटिंग फंड फॉर द बिजनेस आर कैपिटल रिसिप्ट, मुझे फंड मिल रहा है, पटेल इंडस्ट्रीज को कुछ पैसा मिला, ओके, तो क्या हुआ, कैपिटल रिसिप्ट हुआ। दूसरा देखो, रिसिप्ट अदर देन बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम मतलब क्या, मेरा पटेल इंडस्ट्री है, मैं वाटर बॉटल क्या करता हूँ, बेचता हूँ, तो वाटर बॉटल बेचना मेरा बिजनेस है, वो बेच के जो पैसे कमाऊंगा वो बिजनेस इनकम हुई, वो इनकम नहीं लेना है। या उसके अलावा जो भी इनकम आती है वो होगी आपकी कैपिटल रिसिप्ट। तो कौन कौन सी इनकम है आएगा बताऊंगा, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ध्यान से सुनो। कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच आइदर क्रिएट द लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट। सर आइदर क्रिएट द लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट मतलब क्या? ध्यान से सुनो, मैंने पहले क्या कहा था आपको, आप क्या करते हो, कैपिटल रिसिप्ट कैसे कमाते हो? मैंने क्या कर दिया, एसेट को बेच दिया। भाई एसेट आप बेचोगे तो एसेट क्या होगा, आपके पास 4 मशीन है, एक मशीन कम कर दी, तभी आपका एसेट कितना हो गया, 3 ही हो गया ना, मतलब एसेट कम हो गया ना, कम होना रिड्यूस होना, तो देखो रिड्यूस, ओके, देखो रिड्यूस एसेट। 4 मशीन में से एक मशीन आपने बेच दी, तो आपके कितना बचा, अभी 3 ही बचा ना, कितना बचा, 3 ही बचा, तो एसेट रिड्यूस हुआ लेकिन पैसा आ गया, क्योंकि आपका कैपिटल रिसिप्ट। और क्रिएट लायबिलिटी, सर लायबिलिटी मतलब उधारी बढ़ा देती, आप बैंक के पास गए, बैंक से पैसा लाया, बैंक को कहा लोन चाहिए मुझे, तो आपको लोन मिल गया, तो लोन लेने के लिए आपने कुछ इनकम, आपने कुछ पैसा बिजनेस किया क्या, कुछ चीज़ बेचा क्या? नहीं, बस आपने क्या एप्लीकेशन डाला, बैंक ने आपको लोन दे दिया, बिना मेहनत के पैसे मिल गए, एसेट बेचा, पैसे आ गए, बिना मेहनत के आ गए, तो बिना खून पसीने की कमाई है भैया। तो याद रखने का, कैपिटल रिसिप्ट का, कैपिटल रिसिप्ट में जो पैसा आता है वो जब आता है ना, तो 2-3 तरीके से आता है, जो आने की वजह से कुछ बात का इफेक्ट भी होता है। अगर आपने क्या किया, एसेट बेच के पैसा कमाया होगा तो एसेट कम हो जाएगा, लोन लिया होगा तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रिएट होगी लायबिलिटी ना, ओके। अब कैपिटल रिसिप्ट और नॉन रिकरिंग नेचर, ये कैपिटल रिसिप्ट जो होता है ना, नॉन रिकरिंग है, एसेट के रोज रोज बेचोगे आप, लोन के रोज रोज लेते होगे, कभी कभार 4-5 साल में से एक बार लोन ले लिया, 5-6 साल में से एक बार मशीन बेच दिया, उसे रिकरिंग मतलब क्या, हमेशा। नॉन रिकरिंग मतलब क्या, हमेशा नहीं, उसका अपोजिट। मतलब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, मतलब रिसिप्ट मतलब पैसा, ओके, जब आपके पास जो पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट से आ रहा है, वो नॉन रिकरिंग है, क्योंकि आप मशीन सेल करते हो कभी कभार, बैंक से लोन लेते हो कभी कभार, ओके। दिस सॉर्ट ऑफ रिसिप्ट आर नॉट रिसीव्ड एवरी एंड नाउ एंड देन, ये पैसे हमेशा आपको हमेशा इसके पैसे नहीं आते, ये कभी कभार ही आते हैं, ओके। अब ध्यान सुनो, मैंने यहाँ बताया था क्रिएट द लायबिलिटी, वो यहाँ लिखा है, देखो, इट मस्ट क्रिएट द लायबिलिटी। लायबिलिटी क्रिएट मतलब क्या, कंपनी टेकन द लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी ने क्या किया, लोन लिया बैंक से, पैसा तो आ गया बिना मेहनत का, लेकिन हमारी लायबिलिटी बढ़ गई ना, क्योंकि लोन जब कंपनी से लोगे तो कंपनी को लोन तो लौटाना पड़ेगा, सॉरी,
हाँ, लोन लौटाना पड़ेगा ना कंपनी को। दूसरा, इट मस्ट रिड्यूस द एसेट ऑफ द कंपनी। भैया मैंने क्या किया, एसेट को शेयर्स, एसेट को क्या कर दिया, सेल कर दिया। एसेट को क्या कर दिया मैंने, सेल कर दिया, या शेयर्स को भी मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। ओके, समझ में आ रहा है। ये सेल करने की वजह से मेरा क्या हो रहा है, इनकम हो रही है ना, कंपनी को पैसा आ रहा है। मतलब जो पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट। याद रखना, कैपिटल रिसिप्ट ये पाया होता है बिना मेहनत के। कोई मैंने मेहनत नहीं की पैसे कमाने के लिए, बस एसेट बेच दिया या फिर मैंने लोन ले लिया तो मेरे पास पैसे आ गए। दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आ रहा है। अब कैपिटल रिसिप्ट कहाँ से आता है, देखो पहला, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर। मैं पटेल हूँ, ओके, मिस्टर पटेल। मेरी कंपनी का नाम क्या है, पटेल इंडस्ट्रीज़। मैंने कंपनी के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया या कुछ और मशीन में डाल दिया, तो कंपनी को क्या मिला, कैश मिला, पैसे मिले, मनी मिला, और एसेट भी मिल गया। तो कंपनी की क्या हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है ना, सॉरी, कंपनी का एसेट बढ़ रहा है और लायबिलिटी भी बढ़ रही है। कंपनी को क्या मिला, कैश मिला, एसेट मिला, कंपनी मेहनत करने गई थी कि नहीं, आप कंपनी को ऑटोमेटिकली मिल गया ना, तो हो गया कैपिटल रिसिप्ट। ओके, दूसरा मतलब कंपनी ने क्या है, लोन ले लिया। अगर लोन ले रही कंपनी किसी से तो लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही तो आज नकल कंपनी को लौटाना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक बात हमेशा याद रखना है, कैपिटल रिसिप्ट मतलब पाया, वो आपको बिना मेहनत का ही मिल जाता है। लेकिन वो कैसे मिलता है, एक तो आपने एसेट बेच दिया या आपने लायबिलिटी क्रिएट कर ली। लायबिलिटी क्रिएट कर ली मतलब क्या, किसी से लोन ले लिया, मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ओके, या सेल कर दिया एसेट। ये दो तीन बातें ही इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये शेयर्स का मैं बाद में बताऊँ, ये फिलहाल छोड़ दो इसको याद रखो, कैपिटल रिसिप्ट, लोन और सेल ऑफ एसेट। क्लियर, समझ में आ रहा है, यस और नो, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट अब आता है रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या था अभी आपका, रेवेन्यू रिसिप्ट। याद रखना, जिस तरह से कैपिटल रिसिप्ट की जो अमाउंट थी वो कहा जाती है, बैलेंस शीट में जाती है। कहा जाती है, बैलेंस शीट में। आपने एसेट बेच दिया, बैलेंस शीट में अमाउंट चलेगी, उसकी वैल्यू कहा जाती है बैलेंस शीट के अंदर। वो क्यों जाती है, कैसे जाती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। अब आता है रेवेन्यू रिसिप्ट। ये कमाना पड़ता है, ये बैठे बैठे नहीं मिलता है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटी, बिजनेस को क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ता है। रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद बिजनेस क्या करता है, वाटर बॉटल बनाता है। वाटर बॉटल बनाने के लिए कितनी सारी एडवर्टाइज करना पड़ती है, कितनी सारी मेहनत करना पड़ती है, तब जाके क्या होता है, गुड्स सोल्ड होता है। गुड्स सोल्ड होता है तो उससे कुछ इनकम आती है, तो वो इनकम को हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, खून पसीना बहाना पड़ता है। ये सर नो, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। ओके, रिसिप्ट फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटी, रिसिप्ट मेड एवरी ईयर। इसी मैंने कैपिटल रिसिप्ट, आप रोजाना क्या करते हो, एसेट बेचते हो कि नहीं, रोज रोज जाके बैंक से लोन लेते हो कि नहीं, आपका ओनर आपकी कंपनी रोज रोज पैसा डालता है कि नहीं। तो कैपिटल रिसिप्ट ये नॉन रिकरिंग होता है, ओके, कभी कभार होता है। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट रोज होता है, रोज आप गुड्स सेल करते हो, रोज पैसे आते रहते, सेल करते आते रहते हैं। तो याद रखना, रेवेन्यू रिसिप्ट आपका बिजनेस इनकम होती है। कौन सी इनकम होती है, बिजनेस इनकम। ध्यान दो, रेवेन्यू रिसिप्ट आर मनी रिसीव्ड बाय बिजनेस एज रिजल्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, मतलब सेल। आप सेल करके जो पैसे कमाते हो वो होता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट दैट नाइदर रिड्यूस द एसेट ऑफ कंपनी और नॉट क्रिएट द लायबिलिटी। कॉमन सेंस है ना, मैंने वाटर बॉटल बनाया और क्या कर दिया, बेच दिया, और एक दो महीने बाद मुझे पैसे मिल जाते। तो मैंने वाटर बॉटल बनाया, बेचा, तो मेरा एसेट कम हुआ क्या, नहीं। मेरी लायबिलिटी बढ़ी क्या, नहीं। ओके, यस, देर आर ऑलवेज रिकरिंग इन नेचर। जैसा मैंने कहा था, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट रिकरिंग इन नेचर, मतलब हमेशा हमेशा नहीं होता है। ओके, लेकिन बिजनेस तो आप रोज करते हो ना, गुड्स आप रोज बेचते हो, तो ये जो बिजनेस, ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट ये रिकरिंग इन नेचर है। क्यों, क्योंकि आप रोज वाटर बॉटल बेचते हो, हर रोज पैसे कमाते हो। दे अर्न ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अपना जो डेली रूटीन बिजनेस है वाटर बॉटल बेचने का, उससे आप इनकम कमाते हो। विदाउट रेवेन्यू रिसिप्ट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बिजनेस टू सर्वाइव लॉन्ग टाइम। कैपिटल रिसिप्ट कब तक करोगे, कब तक मशीनें बेचोगे, कब तक बैंक से लोन लोगे, उससे तो नहीं बिजनेस चलता है। बिजनेस किससे चलता है, रेवेन्यू रिसिप्ट से चलता है। किससे चलता है बिजनेस, रेवेन्यू रिसिप्ट से। तो वो कह रहे हैं ना, बिना रेवेन्यू रिसिप्ट का बिजनेस के लिए पॉसिबल ही नहीं कि वो लॉन्ग टाइम तक रन हुए। बिकॉज रेवेन्यू रिसिप्ट आर कलेक्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट किससे कनेक्ट होता है,
डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस मतलब वाटर बॉटल बेचने से, वाटर बेचने से कनेक्ट होता है। जो वाटर बॉटल बेचोगे पैसा आएगा, तो वो पैसे को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। जब आप क्या करोगे, लोन लोगे बैंक से, या फिर एसेट बेचोगे, या आपके ओनर ने आपकी कंपनी में पैसा डाला, तो वो पैसे को आप क्या कहोगे, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब पाया, बिना खुद कमाने की इनकम, वो कहा जाती है बैलेंस शीट में जाती है। और रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या, आपकी डेली रोजाना इनकम। आप क्या करते हो, आपकी चीज़ें बेचते हो, उससे जो पैसा आता है वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, उसे हम बोलते कमाया। कमाया मतलब आपने मेहनत किया ना, उसके लिए मेहनत करके आपने पैसे कमाया, तो वो जो इनकम आती है उसको हम सेल्स भी कहते हैं, तो वो कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। समझ में आया, यस और नो? ओके, अब आगे देखो। रेवेन्यू रिसिप्ट आर मनी received for short period of time. The benefit of revenue receipt can only be enjoyed for one accounting year, not more. आपने क्या किया, ये साल पैसे कमाया, इतना इतना प्रॉफिट हो गया, इतने इतने अपने बिजनेस से निकाल लिया, या आपका पार्टनरशिप फॉर्म है, आपने पार्टनर से बांट लिया, बात खत्म। नहीं समझ में आया ना? कॉमन सेंस है ना भैया। आपने क्या कर लिया, सेल किया, पैसे कमा लिए, यूज़ कर लिया, बात खत्म। Revenue receiving revenue directly affect the profit or loss of business. When revenue is received, either profit is increased or loss is decreased. कॉमन सेंस है ना। अगर आप चीज़ बेच रहे हो, आपका सेल हो रहा है, सेल हो रहा है तो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो लॉस नहीं होगा। लॉस, अगर लॉस सेल ही नहीं हो रहा है, या सेल हो रहा है कम प्राइस में हो रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, सेल कम हो रहा है, तो आपको लॉस हो गया। अगर आपका खर्चा कम है, सेल ज़्यादा है, तो आपकी इनकम हो गई। समझ में आ रहा है? ओके। तो भाई ये रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, इसके एग्जांपल क्या है सर? पहला तो आपका इनकम, आपने सेल किया, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया। एक मिनट, क्या बताता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से सुनो। पहले तो अपनी इनकम था, सेल किया, बिजनेस ऑपरेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट आप बिजनेस को कहाँ से आती है, इनकम से। इनकम मतलब सेल करने से, क्या, गुड्स। आपके गुड्स क्या है, यहाँ एग्जाम्पल में पटेल इंडस्ट्रीज के वाटर बॉटल। ओके, अब इसके अलावा मैंने क्या किया, इंटरेस्ट रिसिप्ट, मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ है, वो मैंने क्या किया, बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। तो बैंक के अंदर इन्वेस्ट करूंगा कंपनी के नाम से, तो मनी क्या, डिपॉजिट इन द बैंक एंड गेट ए इंटरेस्ट। मेरा बैंक अकाउंट है, पटेल इंडस्ट्रीज का बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के अंदर पैसे जमा हो रहे, उसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इसे भी आप क्या कहोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, उसका डिविडेंड रिसिप्ट। डिविडेंड रिसिप्ट मतलब क्या, कंपनी ने क्या कि, अब ये जो बातें हैं ना, ये डिविडेंड मतलब क्या होता है, अभी आपको शायद पता भी नहीं, थोड़ा बता देता हूँ मैं। क्या होता है, जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, लिस्टिंग कंपनी। अब लिस्टिंग कंपनी क्या होता है वही बताना पड़ेगा। उसे एक बात याद रखो, ये मैं इसलिए बता नहीं रहा हूँ कि आपको अभी इतना नहीं बताना चाहता हूँ, आप छोटे हो, आपका अकाउंटिंग का हार्डली 7वां 8वां 6-7 लेक्चर चल रहा है आपका, ये पहले दिन मैं आपको इतना नहीं कन्फ्यूज़ करना चाहता हूँ। ये आपको आएगा ना भैया, पार्टनरशिप में आएगा, कंपनी में आएगा, नेक्स्ट बहुत कुछ आएगा। अगर आपने सीए का पढ़ेगा तो मेरे से आपको बहुत कुछ सीखने भी मिल जाएगा। ओके, अब ध्यान दो कि डिविडेंड रिसीव करना मतलब क्या करना, आपकी कंपनी, ओके, आपके पास पैसे नहीं है, मैंने अब एक बात याद रखो, बहुत लेंदी हो जाएगा और अपना वीडियो बड़ा हो जाएगा। सो याद रखो, डिविडेंड क्या होता है, कंपनी क्या करती है, शेयर्स बेचती है। कंपनी क्या करती है, शेयर बेचती है। शेयर बेचने के बाद कंपनी को पैसे मिलते हैं। कंपनी क्या करती है, वो पैसा लेती है, बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद ओके, कंपनी को जो पैसा जो है देना पड़ता है सामने वाली पार्टी को, वो होता है डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड। मैं कंपनी हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कंपनी पटेल इंडस्ट्रीज। पटेल इंडस्ट्रीज ने दूसरे कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया शेयर्स के फॉर्म में। अब जब शेयर्स के फॉर्म में पटेल इंडस्ट्री क्या कर रही है, दूसरे कंपनी में क्या कर रही है, पैसा इन्वेस्ट कर रही है। एज मेरा इन्वेस्टमेंट था, मैंने किया, तो वो कंपनी को फ़ायदा हो गया, तो वो कंपनी मुझे क्या करेंगे, फ़ायदे के ऊपर डिविडेंड देंगी, क्योंकि मैंने शेयर्स खरीदा था ना, तो शेयर्स के पैसे भी देंगे और डिविडेंड के मतलब एक्स्ट्रा इनकम भी देंगे, तो वो होता है डिविडेंड रिसीव्ड। इतना फिलहाल याद रखो। कैसे क्या मैं बाद में बताऊंगा। ओके, रेंट रिसीव्ड, मेरी कंपनी ने क्या किया, मेरा कुछ एरिया था कंपनी का खाली पड़ा हुआ था पटेल इंडस्ट्रीज का, मैंने क्या कर दिया, वो एरिया रेंट पे दे दिया। ऐसे पड़ा है भाई रेंट में, जाओ रेंट में ले लो, मुझे कुछ रेंट मिल रहा है। तो ये रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब कहा आता है, कमाया, पाया। समझ में आ रहा है, तो सब रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। कैपिटल रिसिप्ट नहीं हुआ। कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या होता है, वो 3 ही चीज़ आते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर हुआ, यस और नो? ओके, नेक्स्ट, डिस्काउंट्स एंड टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट्स और टाइप्स ऑफ डिस्काउंट में क्या रहता है,
पता है कुछ डिस्काउंट्स और टाइप्स ऑफ डिस्काउंट में क्या रहता है? चलो बाद में बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, अभी काफ़ी लेंथी लेक्चर हो गए हैं। ओके, मैंने आज आपको क्या पढ़ा है थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ मैं। आज मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ा है। एक तो पढ़ा है वो एक्सपेंडिचर्स, जिसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। उससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? क्रेडिटर्स, डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। उसके बाद रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है वो बताया मैंने आपको, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है वो भी बताया। लेकिन आपको एक चार्ट था जो बताना मैं भूल गया था, मुझे याद आया, वो चार्ट बता के लेक्चर खत्म करता हूँ। ओके, ये चार्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अब मैंने क्या, रिसिप्ट मतलब इनकम, ओके, रिसिप्ट मतलब इनकम। पहले क्या था? कैपिटल रिसिप्ट, एक है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल मतलब पाया, ये अर्न इनकम होती है, याद रखो। मैंने कमाया नहीं है, मैंने बेच के पैसे कमाए। मैं कुछ पैसे कमाने नहीं गया था, मैंने एसेट बेचा, 4 मशीन थी, एक मशीन बेच के पैसे कमा लिया, बैंक से लोन ले लिया। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या होती है? इनकम नहीं किया आपने, अर्न आपने कमाया नहीं है, आपने कुछ चीज़ बेच के या लोन लेके जो पैसा बिजनेस में आया है वो वाली इनकम है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ओके, इसको बोलते हैं नॉन बिजनेस इनकम, आपने कोई बिजनेस नहीं किया था। ओके, और यह सेल ऑफ फिक्स एसेट से होता है। ओके, मतलब ये जो पैसा आता है सेल ऑफ फिक्स एसेट से होता है, और ये कहा जाता है बैलेंस शीट में जाता है। और उसके अपोजिट क्या आता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू आप कमाते हो बिजनेस इनकम से, मतलब क्या करते हैं? सेल ऑफ गुड एसेट। सेल ऑफ गुड एसेट कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेल्स होता है तो इनकम होती है, इनकम कहा जाती है पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाती है, वो बताऊंगा मैं आगे चल के। से आपको फिलहाल इतना याद रखना है, रिसीट मतलब क्या? इनकम। कैपिटल रिसीट मतलब क्या? पाया। पाया मतलब क्या? वो बिना अर्न किए हुए आपको मिल जाती है। और रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या? वो आपको कमाना पड़ता है। कमाते आप कैसे हो? सेल्स करके, मतलब सेल्स करके जो भी इनकम आती है वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। और बिना सेल के, मतलब अदर देन सेल के अलावा, मतलब आपने एसेट बेच दिया, कंपनी से लोन ले लिया, तो ये चीज़ से जो आपकी कंपनी में पैसा आता है वो पैसे को आप बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन कोई चीज़ को, गुड्स को आप सेल करके जो पैसे कमाते हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। गॉट इट? यस और नो? ओके, अब आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पढ़ाऊंगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।